हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बट आज हम एल्काइल हैलाइड वाला लेसन पूरा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेसन है, ऑर्गेनिक का लेसन है। और जनरली हम ऑर्गेनिक लगभग लोग 12th क्लास वाली सारी ही करने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सब कुछ है ना। तो आज का लेसन समझ लीजिए थोड़ा आपके लिए लेंथी तो होगा क्योंकि पहला लेसन है ये ऑर्गेनिक का, है ना। बट इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, कुछ मैकेनिज्म्स भी आएंगे। वो आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो उनको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक अगर लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनिक आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलोजन एल्केन के साथ हेलोजन लगा, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला आसान सा मेथड है, 11th क्लास में आप लोगों ने ये कर रखा है। क्लोरीन को एच इंटू न्यू का मतलब क्या है? सनलाइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस सर। मेरा माइक की एक माइक की बैटरी डेड हो गई है भाई। नो वरी, चलो इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर HNO CH4 कोई भी एल्केन हो उसको गर्म करते हैं, मतलब उसको उसकी सामने सनलाइट के साथ में क्लोरीन दी जाती है। तो पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, तीन क्लोरीन, और इस तरह से सारे स्टेप वाइज सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है फोटोन्स की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपने अच्छे से कर रखी है, क्लियर है, सबको याद होगी, है ना। फटाफट नोटबुक उठाइए, फटाफट लिख लीजिए, साथ के साथ लिखेंगे, बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। जिसे आता है वो भी लिख ले ताकि रिवीजन अच्छी हो जाए। याद रख लेना, लिखना मतलब रिवाइज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अल्कोहल, अब बात आता है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे कर सकते हैं? तो देखो भी अल्कोहल HCl और ZnCl2 क्या होता है? ये ल्यूकस रिएजेंट होता है, ये ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस में भी RCl बन जाता है, OH हट जाएगा, क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। NaBrH2SO4, इसमें भी डायरेक्ट ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा। NaBr यानी साल्ट है ये। NaCl लोगे तो ये Cl जुड़ेगा, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। फर्दर PCl5 PCl3, देखो ये PX3 नीचे लिखा हुआ है, PCl5, ये दोनों के दोनों एक ही स्टेप में याद होने चाहिए आपको। ये PCl5 PCl3 दोनों से RCl बनता है, दोनों RCl बनाते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट अलग है। यहाँ बनता है POCl3 और HCl, यहाँ बनेगा H3PO3। PCl3 में H3PO3 बनता है, उसमें POCl3 बनता है प्लस HCl बनता है। ये दोनों का डिफरेंस है, ध्यान से कर लेना। कई बार बाई प्रोडक्ट अलग अलग देके वो रिएक्शन पूछ सकता है कि PCl3 वाली रिएक्शन दे दे और बाई प्रोडक्ट ये वाले दे दे, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और ये वाले भी दे दे तो आपको पहचानना होगा कि दोनों में से क्या बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। X2 दे रहे हैं रेड फोर्स के साथ, तो यहां से भी ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है RX बन जाएगा, SOCl2 के साथ में भी इसे बनाया जा सकता है, और ये एडवांटेज वाली रिएक्शन है। क्यों इसको एडवांटेज दी जाती है इस रिएक्शन को? क्यों? HCl और SO2 क्या होते हैं? गैस होते हैं, ये हवा में निकल जाते हैं, तो बचता क्या है? प्योर फॉर्म में RCl बच जाता है, अल्काइल हैलाइड प्योर बनता है, प्योर। इस वजह से इस रिएक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है। बाई प्रोडक्ट इसके सब हवा में उड़ जाते हैं। कुछ बाकी की रिएक्शंस में आप देखेंगे बाई प्रोडक्ट जो है इसके साथ मिक्स रहेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे, मिक्स। तो उसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करने में और जोर लगता है। तो इस वजह से हम सिंपली सीधा बोलते हैं कि हम ऐसी रिएक्शन को प्रेफरेंस देंगे जिसमें बाई प्रोडक्ट ना बचे। जैसे ये दोनों गैस होते हैं तो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। सारे हो चुके हैं, तो ये सारे प्रेपरेशन ही है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एल्कीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तो ये सारे मेथड है एल्कीन के, सबके सब एक जैसे से ही हैं, ठीक है। देखो HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr डाल रहे हैं तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिफ एडिशन होता है। AMA का मतलब एंटी मार्कोनिफ एडिशन है। फिर HBr की प्रेजेंस में अगर CCl4 की प्रेजेंस में हो, HBr प्लस CCl4 पर ऑक्साइड नहीं है, तो क्या होता है? मार्कोनिफ एडिशन। मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ में क्या फर्क होता है? मार्कोनिक एडिशन के अंदर
उस कार्बन के साथ में ब्रोमीन जुड़ेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, क्लियर है। और दूसरे में क्या होता है, उस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो पहले यहाँ पर क्या बनता है, ये CH2 की जगह CH होता है, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन अटैक करता है, CH2 वाले के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा, CH वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, बाद में H इसके साथ में बाद में ऐड होता है, H बाद में ऐड होगा। यस, क्लियर है भैया सबको, समझ में आ गया बेटा? रिएक्शंस है, याद ही करना पड़ेगा। हाँ, इसी टॉपिक से बेटा, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, ठीक है विवेक बेटा, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना, एक दो रिएक्शंस ही हैं, जस्ट नथिंग स्पेशल। तो भाई सबसे पहले तो यानी मार्कोनिफ एडिशन, एंटी मार्कोनिफ। मार्कोनिफ एडिशन का मतलब है ब्रोमीन उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है, और यहाँ ब्रोमीन उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। CH2 ज्यादा हाइड्रोजन है, CH के पास कम होती है, बाद में H जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो। अब नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वगैरह ऐसा कुछ रिएक्शन भी नहीं, ये वो नहीं है। ब्रोमीन जोड़ रहे हैं हम सीधा सीधा, है ना, 800 केल्विन के ऊपर हीट करके सीधा ब्रोमीन जुड़ेगा 800 केल्विन पर। एलाइलिक, एलाइलिक एडिशन बोलते हैं इसे, एलाइलिक यानी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जुड़ता है ब्रोमीन, एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन। फर्दर HCl, सिर्फ HCl से रिएक्शन करवाएं, सिर्फ HCl से, नथिंग स्पेशल। तो ये मार्कोनिफ एडिशन ही होगा, वैसा ही होगा, Cl सीधा जुड़ेगा जैसे ऊपर वाले में जुड़ा है, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, ये देख लेना, ये और ये, नथिंग डिफरेंस, है ना। और नीचे वाला जो है ये कुछ नहीं है, इसको कुछ मत समझ, नहीं ये आयोडीन है भाई, कुछ तो नहीं, ये नीचे नीचे के लिए आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आयोडीन जोड़ना हो वो भी मार्कोनिफ एडिशन की तरह जुड़ेगा, तो आयोडीन भी कुछ ऐसे जुड़ेगा। अब आप ये रिएक्शंस को अलग कर लेना, ये आयोडीन जोड़ने वाली रिएक्शन है। सभी लोग अपनी नोटबुक में बना लें, सबका सेम मैकेनिज्म, सेम मेथड है, कुछ नहीं है। HBr जोड़ दिया, HCl जोड़ दिया, HI जोड़ दिया, सब मार्कोनिफ एडिशन के हिसाब से हुए हैं। Br जुड़ेगा यहाँ ऐसे ही, ठीक है। और लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं हम, ब्रोमीन को अगर CCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने CCl4 के साथ रिएक्शन करवाया था HBr को, ब्रोमीन को नहीं, HBr एसिड की, यहाँ CCl4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिफ एडिशन होने वाला है। और यहाँ भी CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो एंटी मार्कोनिफ होगा, यानी कि इसके पास पहले जुड़ेगा और उसके बाद इसके पास जुड़ेगा। फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है, यहां लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये ब्रोमीन जो है ये सेकंड स्टेप में जुड़ेगा। यस, समझ में आ रहा है सबको, ये याद हो जाएगा ना। यस सर। एंटी मार्कोनिफ एडिशन वाइस वर्सा लेफ्ट साइड से भी हो सकता है ना? क्या बेटा? कनेक्ट सर, लेफ्ट साइड से हो सकता है ना कनेक्ट? हाँ ब्रोमीन सेम हमारा, है, ये तो लेफ्ट साइड से भी हो Yes, सकता है, sir. बिल्कुल सही है। ओके सर। डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड किस तरफ है, डबल बॉन्ड हमारे राइट साइड में, ऊपर देखो रिएजेंट सबका सेम है, रिएक्टेंट ये देखो ये वाला, तो जहां डबल बॉन्ड है उसी साइड से होगा। यस, ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर मान लो डबल बॉन्ड उधर हो तो उधर से, इसको घुमा दो यार, सेम ही। इसको अगर ऐसे पलट दोगे, सोचो ऐसे पलट दिया मॉलिक्यूल, तो उधर जोड़ दो, बात तो एक ही है ना। तो ये सब अब आपको ध्यान से याद करना है। अगर HBr हो तो मार्कोनिफ एडिशन है, HCl हो तो भी मार्कोनी, HI है यानी एसिड होगा तो सारे मार्कोनिफ एडिशन। CCl4 की प्रेजेंस में HBr जोड़ रहे हैं, लेकिन CCl4 की प्रेजेंस के अंदर HBr की जगह Br2 यानी ब्रोमीन, अकेला ब्रोमीन जोड़ रहे हो ना, तब वो एंटी मार्कोनिफ की तरह जुड़ेगा। लेकिन क्योंकि दो ब्रोमीन है तो हमें समझ ही नहीं आएगा एंटी मार्कोनिफ है कि मार्कोनिफ है, क्योंकि दूसरा तो H जुड़ेगा तब हमें समझ आएगा। तो दोनों ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो एंटी मार्कोनिफ वाली फॉलो करेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप पे एंटी मार्कोनिफ जुड़ेगा, है ना, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास ब्रोमीन जुड़ेगा। सेकंड स्टेप में कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ब्रोमीन जुड़ रहा है। समझ में आ गया? ये वाला हिस्सा सबको क्लियर है ना, इधर वाला? अब नेक्स्ट देखिए जरा, फिर HBr अगर पर ऑक्साइड में हो तो यहाँ HBr CCl4 में था, यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट को एंटी मार्कोनिफ इफेक्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, यहाँ भी ब्रोमीन जोड़ रहे थे CCl4 की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिफ। यहाँ ब्रोमीन जोड़ रहे हैं और डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, देखो फर्क। ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, ब्रोमीन डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। हीट करोगे तो कहाँ जुड़ेगा, एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले के साथ में।
इन सब केसेस में डबल बॉन्ड टूट गया था, इधर भी डबल बॉन्ड टूट गया था और ब्रोमीन जुड़ा। यहाँ डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा अगर सिर्फ ब्रोमीन को हीट करते हो तो, लेकिन ब्रोमीन को CCl4 के साथ सीधा रिएक्शन करवा रहे हो तो एंटी मार्कोनिक होगा, और HBr CCl4 के साथ करवा रहे हो तो मार्कोनिक होगा। ब्रोमीन ने 2-3 खेल खेले हैं, ध्यान से देख लेना, ये सब फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। यहाँ गड़बड़ करी तो अच्छी बात नहीं है। यस, क्लियर है बेटा? और सबसे नीचे है अगर आप NBS N ब्रोमोसक्सीनामाइड, यहाँ भी ब्रोमीन ही है, 4 रिएक्शन है तो ब्रोमीन की होगी यार, 6 में से 2 ही अलग है, जिसमें एक परोक्साइड है, परोक्साइड हमें पता है एंटी मार्कोनिक होता है, एक नॉर्मल है ना, HCl के साथ और HI के साथ में, बस ऐसा ही है। तो मतलब 2 ही अलग है, HCl और HI के साथ। NBS होता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड, यानी इसमें भी ब्रोमीन होता है और ये भी एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ता है, ये भी डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। ब्रोमीन डायरेक्ट डाल के हीट कर दो, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। ब्रोमीन को NBr के साथ रिएक्शन करवा दो तब भी डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। N ब्रोमोसक्सीनामाइड और डायरेक्ट ब्रोमीन हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं टूटता, उसके अलावा हर जगह डबल बॉन्ड टूटता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, अभी याद कर लो, लिख लो। इतनी देर मैं स्क्रीन पर, एक ही स्क्रीन पर रहा हूं तो ये लिखी भी जा सकती थी साथ के साथ, और इसे लिखा करो, देखने पर बहुत अच्छे से याद होती है। देखो भी, अब हेलोजन एक्सचेंज हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। कैसे एक्सचेंज करवाते हैं? फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन आती है एक, फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन आपको पता है। CH3X जुड़ा हुआ है और NaI आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आयोडीन और X आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना। एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, याद रहेगी फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन। एसीटोन, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। यहाँ पे कोई लड़का है जो नेल पॉलिश लगाता है कोई नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अरे मेरी क्लास में लगाते थे यार, वो इस उंगली पे लंबा नाखून करके यहाँ पे नेल पॉलिश लगा के रखते थे लड़के, ठीक है? तो ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन। लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे मम्मी भाभी है ना, लेडीज यूज करती हैं एसीटोन को। छपरी होते हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे पता नहीं क्यों बढ़ाते हैं, वो नाखून बढ़ा लेते हैं, कान में लगाते रहते हैं, उनको लगता है कान का मैल साफ होता है इससे। बेवकूफ होते हैं वो, छपरी नहीं होते, है ना? उनको बोलो ना कि बाकी की 4 उंगलियां क्यों छोड़ रखी हैं बेटा, उनको भी तो कर लो, है ना? 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है भाई, तो सर आप नेल पॉलिश की बात कर रहे हो, वो आपने बालों में लगा लेते हैं, बालों में भी नेल पॉलिश लगाते हैं? ये बालों में नेल पॉलिश कौन लगाता भाई? निशांत बेटा? ये कहानी मुझे भी नहीं समझ में आई। कलर, अच्छा कलर, कलर एक अलग चीज है, उसका केमिकल आपको मैं नेल पॉलिश की केमिस्ट्री समझाऊं। नेल पॉलिश जो है उसमें एसीटोन होता है, ठीक है, जिसमें उसको डिसोल्व किया जाता है। एसीटोन जो है नेल पॉलिश को लिक्विड बनाने में हेल्प करता है। जब नेल पॉलिश लगाई जाती है तो नेल पॉलिश जिस केमिकल से बनती है वो आपके नाखून के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जिससे नाखून की ऊपर वाली लेयर को खराब करती है। लेडीज को लगता है नाखून अच्छे होते हैं, अगर वो उन्हें साफ कर देंगी, नेल पॉलिश नहीं लगाएंगी, तो नाखून ऊपर वाली लेयर नाखून की खराब हो जाती है। फर्स्ट थिंग, वो ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में भी चली जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जाने से काफी सारे ब्लड की डिजीजेस होने के खतरे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए नेल पॉलिश लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। फिर भी लोग लगाते हैं, चलो मना नहीं है, लेकिन लड़कियां लगाएं, कम से कम लड़के तो ना लगाएं, है ना? उसके अलावा सिर के ऊपर जो बालों में कलर करवाए जाते हैं वो भी केमिकली होते हैं, डेफिनेटली वो बालों को हार्म नहीं पहुंचाते। बाल तो प्रोटीन के बने हैं, लेकिन वो स्काल्प के ऊपर लगता है, जब आपके स्कैल्प के ऊपर, स्किन के ऊपर लगता है तो वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होता है। इसलिए अमोनिया रहित, नॉन अमोनिकल जो कलर आते हैं वो ठीक है, ठीक है। कलर लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ब्यूटी को बढ़ाया जा सके, वो भद्दे ना लगे, दैट्स सीम्स गुड, वो ठीक नजर आता है। नेल पॉलिश भी इसलिए लगाई जाती है कि वो नाखून की और थोड़ा सा
उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। बट अगर आप क्या बोलते हैं फेस के ऊपर जो वो लगाते हैं ना, क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, वो हार्मफुल होता है फेस के लिए बहुत ज्यादा, इवन नेल पॉलिश और कलर से, याद रखना, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, जितना नेचुरल हो उतना बेटर रहेगा। और नेचुरल के लिए आपको एक वो चीज बता देता हूँ, टिप्स बताता हूँ, ब्यूटी टिप्स, है ना। केमिस्ट्री वाले ब्यूटिशियन भी होते हैं थोड़े थोड़े देखो मिल्क, कच्चा दूध जो गर्म नहीं किया है, ठीक है, बिना गर्म किया हुआ दूध लाओ, 1 चम्मच, ज्यादा ज्यादा 2 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच या 2 चम्मच रुई के साथ, या सीधा हाथों से सीधा आप अपने फेस पर लगा सकते हो, और उसे रगड़ते रहिए, 2-3 मिनट मालिश कीजिए, स्किन के ऊपर नेचुरल निखार आएगा। मेकअप लगाने से केमिकल अंदर घुसते हैं, मेकअप उतारते ही फिर वो कहते हैं ना कि लड़कियां भूतनी नजर आती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका फेस की स्किन बूढ़ी हो जाती है टाइम से, याद रख लेना। लेकिन अगर ये लगाते हो तो ऑयली स्किन, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, कोई क्रीम भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, स्किन का चेहरा फटेगा भी नहीं, अच्छी चीज ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ब्यूटी टिप्स हो गया ना, तो याद रहेगा, अब तो ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, अब भी भूल गए ना तो मैं समझूंगा कि बस नेल पॉलिश ना लगाते ही हो, बस पता कुछ नहीं है, कहानी अंदर की साफ है ना। तो भी हेलोजन एक्सचेंज के अंदर यूज होता है फिन क्लिंस्टन रिएक्शन, ठीक है। फर्दर देखिए नीचे एक और स्वार्ट रिएक्शन देखिए, फ्लोरीन जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, सीधी फ्लोरीन अगर आप अपने एल्काइल एल्केन में जोड़ दी ना, CH4 में सीधा फ्लोरीन जोड़ दो, धमाके हो जाएंगे। घी में फ्लोरीन गैस पास आउट करा दो, घी में, ऑयल में, इन सब में हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की चेनें होती हैं, फ्लोरीन उनके साथ जुड़ेगा और धमाके से जुड़ेगा, तो घी में धमाके होने लग जाएंगे। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन हो उसमें धमाके पैदा करने हो तो फ्लोरीन गैस टाइप पास आउट करवा दो, है ना। तो इसलिए फ्लोरीन को डायरेक्ट तो जोड़ा नहीं जा सकता, बहुत खतरनाक होता है वो, तो उसको भी एक्सचेंज रिएक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन उसकी एक्सचेंज रिएक्शन का नाम अलग है, वो है स्वार्ट रिएक्शन। स्वॉर्ड होती है एक तलवार, स्वॉर्ड, है ना, ये स्वार्ट है, तलवार मतलब खतरनाक ना, ये खतरनाक चीजों के लिए यूज होती है, तो इसलिए फ्लोरीन को एक्सचेंज करने में स्वार्ट रिएक्शन यूज होती है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। क्लियर है? तो ब्रोमीन जुड़ा है, AgF के साथ में फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। तो फ्लोरीन इस रिएक्शन से जोड़ी जाती है, स्वार्ट रिएक्शन। आगे देखो भी क्वेश्चन दे रखा है, which of the following reagent will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride? इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में नहीं बदलेगा। HCl ZnCl2 ये तो बदल देगा, क्लोरीन जोड़ देगा, हमें पता है अल्कोहल के साथ में, ठीक है। PCl3 SOCl2 मैंने बोला था इसमें क्या बनता है, SO2 और HCl बाहर निकल जाता है ना, ये तो प्रेफर्ड रिएक्शन है, इसमें भी हो जाएगा। अकेला CCl4 जोड़े तो नहीं, क्लोरीन के साथ CCl4 जोड़ोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अकेला CCl4 नहीं। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड उसमें बताया था कि कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं, वो अगर यस सर। स्लाइड याद है तो ये आंसर आ सर जाएगा, CCl4 के साथ वो दे रखा था, ब्रोमीन। है ना। हाँ ब्रोमीन भी डाल सकते हैं, क्लोरीन यस भी सर। डाल सकते हैं, तो गैसेज है ना। तो यहाँ इन्होंने वो चीज दे रखी है बेटा, ये ल्यूकस रिएजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये देखो Cl इसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ा हुआ है Cl इसके साथ, ये इसको अलग मत समझना, है ना। ये CH3 है, ये CH2 है, और इसके साथ में क्लोरीन जुड़ गया। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट POCl5, PCl5 या PCl3 दोनों ही रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ और क्लोरीन जोड़ देते हैं, बिल्कुल। SOCl2 भी क्लोरीन जोड़ता है, प्लस क्या होता है, प्लस SO2 प्लस HCl, इसके बाई प्रोडक्ट याद होने चाहिए, ये प्रेफर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विद, अब इजीएस्ट कौन सा होगा, है ना। विवेक पूछ रहा है दूध ठंडा लगाना है या गर्म, इसको ब्यूटी टिप्स चाहिए भाई विवेक को, है ना नहीं बेटा, मेकअप भी करते हो क्या ठंडा ही होगा यार, ताजा निकालोगे तो गर्म तो करना ही नहीं है उसको ठीक है। एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विद, तो HBr का एडिशन सबसे इजी किसके साथ है, ये देखिए जरा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, आंसर दीजिए सबसे इजी किसका है HBr का एडिशन। देखो क्लोरीन को हटा दो, तरीका बता देता हूँ, क्लोरीन को हटा दो, कार्बोकेटाइन बनाओ, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही होगा, ठीक है। अब सोचो जरा आंसर कौन सा होगा। विवेक बोल रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में होगा सर, बी होगा। निक्की सेइंग डी, ठीक है। और भी कोई है भाई, ऑप्शन सी में क्या खास लगा आपको, या डी में क्या खास, कार्बोकेटाइन बनाओ, सीधी सी बात है।
चलो इसका आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जरा, ऑप्शन डी होगा। कैसे? ये यहाँ जाएगा H पॉजिटिव आयन, ये बन गया कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हटाने के बाद। यहाँ से अगर मैं क्लोरीन को हटाता हूँ, ये बनेगा कार्बोकैटायन, है ना, HBr जोड़ रहे हो, ठीक है। तो या फिर अगर इस जगह पर क्लोरीन को हटा रहे हैं, ये बनेगा, तो ये भी 1 डिग्री बन रहा है। अगर इस जगह से हटा रहे हैं, या इसमें ना भी हटाओ, लेकिन अगर यहाँ पर आप जोड़ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये 2 डिग्री बनेगा। लेकिन इसमें जब आप यहाँ H जोड़ते हो, यहाँ H जुड़ने के बाद, ठीक है, HBr जोड़ना ना, यहाँ H जुड़ने के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये डिफरेंस है। तो ये 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सीधी सी बात है। ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसी में HBr को जोड़ना सबसे आसान है। ये Br जोड़ रहा है या पॉजिटिव जोड़ रहा है, समझ में आ गया बेटा? यस 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, जब हम जोड़ेंगे H पॉजिटिव आयन पहले अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द पाइरिडिन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। इथाइल अल्कोहल है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2, है ना। तो ये SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा? देखो ये मैंने ना 2 बार बता दिया, सर डी। सबका सही होना चाहिए। रोहित इज सेइंग बी, यस। बाकी स्टूडेंट डी, निकी भी डी बोल रही है, ठीक है। ठीक है भाई, तो डी ही होगा। क्यों? HCl और SO2 निकलता है, ये मैंने बताया था। HCl प्लस SO2 यहाँ से रिलीज होगा, और ये दोनों रिलीज होंगे तो क्या होगा? ये हवा में उड़ जाएंगे और सबसे प्योर प्रोडक्ट बनता है, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? क्लियर यस है? SO2 और HCl आंसर भी है इस PDF में, तो ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं भाई, कुछ कुछ रिएक्शन हमने कर ली, इसके अंदर एक टेबल भी आती है, याद रखना। वो टेबल मैंने नहीं डाली है, वो आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा रिवाइज करना उस टेबल को। NCERT में दे रखी है वो टेबल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो, ठीक है। तो वो वाली टेबल बिल्कुल आसान है, सारे के सारे OH जोड़ना है, ये जोड़ना, वो जोड़ना, वो टेबल भी याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन करने वाले। अब हम SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? SN1 का मतलब है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 चीजें हैं 1 में, यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है सबको? ये याद होना चाहिए, ये यूनिमोलिकुलर होती है और फर्स्ट ऑर्डर होती है, ये दोनों चीजें एक चीज को देख के याद होनी चाहिए। विवेक बोल रहा है मेरे को टॉपिक नहीं समझ आ जाएगा आपको, बिल्कुल डेफिनेटली आज आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से करेंगे हम, बिल्कुल आसानी से। मतलब मीनिंग देखिए, SN1 की फुल फॉर्म देख लोगे तो आधा तो वैसे समझ में आ जाएगा। SN1 न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट होगा, एक हटेगा दूसरा आएगा, एक को हटा के दूसरा जोड़ना है। 1 यूनिमोलिकुलर, एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, दोनों इकट्ठा नहीं एग्जिस्ट करेंगे। दोनों इकट्ठा मतलब जो पहले था और जो नया बना, वो दोनों एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल रहेगा, इसलिए यूनिमोलिकुलर। और 1 का दूसरा मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। याद रहेगी ये बातें सिर्फ इतने से। यस विवेक, है ना? यस सर ठीक है। अब देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ इसे। हमें X को हटाना है, तो पहले X हटना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए। X हटेगा तो कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। क्लियर है? हाइब्रिडाइज्ड था sp3, लेकिन जब कोई खाली ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका p ऑर्बिटल खाली होगा। तो जिसमें 2 लोग होते हैं, तो एक ऑर्बिटल खाली हो गया और कार्बन बन गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये समझ में आ गया? क्योंकि यहां से X चला गया, ये चला गया पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉन भी ले गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, स्लो स्टेप यही होता है, इसको बाहर निकलने में लगता है जोर। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तो है लेकिन स्टेबल थोड़ा होता है, इंटरमीडिएट कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए लिटिल लिटिल बनता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी अब पहले ये मॉलिक्यूल था, ध्यान देना, ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज बना, फिर न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाला होगा, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा वो, तो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, ये देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। वो अब देखो यहां से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, बिल्कुल, और यही न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, बिल्कुल। तो ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब 2 अलग अलग कैसे? लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो लेफ्ट जूता बनेगा, राइट साइड से अटैक करेगा तो राइट वाला जूता बनेगा। अगर कार्बन के चारों एटम अलग होते हैं, R R डैश R डबल डैश, सब R अलग है, दिख रहा है ना?
तो चारों एटम अलग होते हैं तो वो क्या बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। हमने कल ही परसों ऑप्टिकल आइसोमर किया था, तो ऑप्टिकल आइसोमर में चारों चीजें अलग होनी चाहिए, यहाँ चारों चीजें अलग है। अब अटैक न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ से करेगा, लेफ्ट शूज बनेगा या राइट शूज, अब आप देख लो दोनों बन सकते हैं क्योंकि अटैक के लिए दोनों साइडें खाली हैं। यस, क्लियर है? तो अगर Yes, ये sir. क्या, ये बनेंगे एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर्स बनेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों एनेंशियोमर बनेंगे। एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में कन्वर्ट करेगा, एक लेफ्ट में। कौन सा करेगा एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन दोनों बनेंगे। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, एक लेफ्ट शूज है तो दूसरा राइट है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. SN1 यहाँ कंप्लीट होगी। एक टाइम पर एक मॉलिक्यूल बनता है, देखो इसलिए यूनिमोलिकुलर कहते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल बना, ये वाला पहले था, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल? नहीं करते। SN2 में दोनों करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन SN1 में एक कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी यूनिमोलिकुलर, और SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दोनों एनेंशियोमर बनेंगे, मतलब रैसमिक मिक्सचर बनेगा ये। क्योंकि देखो ये भी है और ये भी है, दोनों पैरों की जूती, अगर आपके दोनों शूज हैं आपके पास तो इसको मिक्सचर बोलेंगे ना, दोनों शूज का मिक्सचर है, पेयर ऑफ शूज, तो हम इसको रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। याद रहेगा रैसमिक मिक्सचर, Yes, sir. रैसमिक मिक्सचर। तो ये रैसमिक मिक्सचर बनता है भाई इसके अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। बस इतना कर लिया, समझ लो SN1 कंप्लीट हो गया। अब SN1 की रिएक्टिविटी कहाँ ज्यादा होती है, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। उससे पहले ये देखो Br लगा हुआ है, CH3 3Br, यानी कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे और एक Br लगा। Br हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर OH नेगेटिव आयन कार्बन पे अटैक करेगा, फिर OH जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है। यहाँ इन्होंने स्टेप, स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, 3 डिग्री, है ना, स्टेबल होता है, ऑब्वियस है, ये स्टेबल है, फिर OH आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा, पहले पॉजिटिव बनेगा फिर OH आएगा और ये बन गया। क्लियर है भाई? अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो स्टेबल होता क्या? 3 वाले से कम होता। यस, क्लियर है? बताइए, अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो 3 वाले से तो कम स्टेबल होता। इसका मतलब 3 वाला SN1 करना चाहेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 को फेवर करेगा, 1 डिग्री बनेगा तो SN2 को फेवर करेगा, 1 को नहीं करेगा। करेगा, लेकिन 2 हुआ तो 2 हुआ तो वो इंटरमीडिएट होगा बेटा, मतलब वो SN1 SN2 को बराबर सा फेवर करेगा। डिपेंड करेगा हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, तो दोनों को, मतलब SN देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से SN2 भी करवाई जा सकती है, डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाई जाएगी, ड्रेसडी कंडीशन में, लेकिन लगभग ना के बराबर होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट ना के बराबर बनेगा SN2 वाला, और 1 डिग्री में ना के बराबर बनता है SN1 वाला, ठीक है। SN2 और SN1 दोनों 2 डिग्री में दोनों बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसके चारों तरफ लगा क्या हुआ, ठीक है। तो हमें ऑर्डर याद करना है एक बार, तो जब कंडीशन देखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये SN1 करेगा SN2 करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक बहुत बल्कि ग्रुप लगा दूं, बहुत बड़ा, यहाँ पर सिर्फ H लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा है, तो भाई ब्रोमीन हटेगा तभी तो OH को घुसने देंगे ना ये बल्कि ग्रुप। समझ में आ रहा है? भले ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ H लगा हुआ है, एक तो सिर्फ 2 ही कार्बन है इस कार्बोकैटायन पर, लेकिन क्योंकि बल्कि ग्रुप ज्यादा बड़े हैं इसलिए डेफिनेटली ये क्या करेगा, SN1 को फेवर करेगा, क्योंकि पहले हटाएगा फिर जोड़ेगा, उसके पास जगह ही नहीं है यार, भीड़ बहुत है। समझ में आ रहा है? OH को आने की जगह नहीं है, ब्रोमीन पहले जाएगा तो ही जगह खाली होगी, तभी OH आएगा। यस, क्लियर हुआ ये? यस है ना? Yes, sir. अब अगर मान लो कि छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, भले ही CH3 और H लगा हुआ है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं भाई, कि ब्रोमीन के हटने से पहले ही OH अटैक कर दे, पीछे से OH अटैक कर रहा है, इधर से ब्रोमीन जा रहा है, उधर से OH आ रहा है, इसी को बोलते हैं SN2। या ये भी हो सकता है कि पहले ब्रोमीन चला जाए और बाद में OH आ जाए, दोनों हो सकते हैं, अगर बल्कि ग्रुप पर डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है। तो हमें बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो अभी हम कर रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये आपको सीधा समझ में आया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड। 1 डिग्री वाला सबसे लेस, मिथाइल हैलाइड सबसे लेस होता है, याद दिखा भी रखा है, देखो 3 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, स्टेबल भी है, और अगर यहाँ कुछ जोड़ रखा है मैंने पहले से, तो ये इसके जाए बिना यहाँ जगह ही खाली नहीं होती,
दो रीजन है, एक तो जगह खाली नहीं होगी, दूसरा ये स्टेबल भी है। जैसे जैसे डिग्री घटती जाएगी वैसे वैसे इसकी SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो SN2 के लिए क्या देखेंगे हम, उल्टा ऑर्डर कर देंगे, सेम SN2 का आधा काम तो यही हो गया। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट जरा, SN1 का फेवर्ड बाय, तो कौन फेवर करता है भाई SN1 को? SN1 की मतलब वो कब फेवर करती है? हम कहें कि सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स भी हैं, वो भी याद करने हैं। देखो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो SN1 को फेवर करेगा, पहले पॉजिटिव चार्ज बनेगा फिर वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्यों? वीक न्यूक्लियोफाइल की हिम्मत है कि वो पहले जुड़ा हुआ है और वो पीछे से अटैक कर दे, उसमें दम ही नहीं है बेचारे में, अल्कोहल है, वो अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो अटैक नहीं कर सकता, तो हमारा जो पहले से बना हुआ है अल्काइल वाला, अल्काइल अल्कोहल लगा लो कोई भी, तो अगर वो हटेगा, ब्रोमीन मान लो बना हुआ है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मान लो CH3, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो देखो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। अब ये बहुत वीक है बेचारा, तो ये वीक है तो इसकी हिम्मत नहीं है कि यहां से अटैक करे, ये बात समझ में आ रही है? तो पहले ब्रोमीन जाएगा फिर अल्कोहल आएगा, क्योंकि अल्कोहल वीक है, वो बेचारा खड़ा होकर ना ऐसे करके ऐसे देखता है, सर प्लीज मेरे को साइड दे दो, समझ गए ना? प्रिंसिपल रूम में आप लोग खड़े हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल दरवाजे में खड़ा है और आपको अंदर जाना है, कोई टीचर अंदर बैठा है प्रिंसिपल रूम में और आपको उस टीचर से मिलना है, तो आप जब तक प्रिंसिपल हटेगा नहीं, क्या आप उसको धक्का मार के कहोगे साइड हो तुम, मैं जा रहा हूँ? है ना? सर बिल्कुल नहीं। ये वही है, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो समझ लो स्टूडेंट है बेचारा, और जब तक ब्रोमीन हटेगा नहीं, ये प्रिंसिपल है ब्रोमीन, तब तक अल्कोहल नहीं आएगा, क्योंकि अल्कोहल वीक है, ये स्टूडेंट है और ब्रोमीन की पावर ज्यादा है, सिंपल ये जानते हैं, है ना? तो वीक न्यूक्लियोफाइल, सिंपली हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, वाटर भी वीक है, ये भी अटैक नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है ये दोनों अटैक नहीं कर सकते भाई, तो इसलिए ये दोनों इसके हटने पर, ये जब चला जाएगा ना, अपनी मर्जी से जाएगा, सेठ जी है ये, अपनी मर्जी से जब ये जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो अब ये कार्बोकैटायन कहेगा भाई अब आ जाओ यार, मुझे जरूरत है, ठीक है, और ये चला जाएगा। क्लियर है पहली चीज? दूसरा, SN1 को फेवर कौन करते हैं, लिख कर देखिएगा, याद करना, ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, सीधी सी बात है। वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल, अगर इनमें सोलवेंट ये वाले हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर होने चाहिए, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वाटर पे स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है ना, स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन पर, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, तो ये पोलर है। पोलर का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटिक, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है वाटर, बिल्कुल कर सकता है, मेथेनॉल भी कर सकता है, एथेनॉल भी कर सकता है, इनमें हल्की हल्की एसिडिटी होती है, एथेनॉल एंड मेथेनॉल आर एसिडिक, ये थोड़े थोड़े एसिडिक होते हैं, पता है? जो लोग शराब पीते हैं उनको अच्छे से पता होगा, उनका गला जलता है, जब वो शराब पीते हैं गला जलता है, तो वो लोग पानी मिला के पीते हैं, नीट नहीं पीते, पता है? शराब में पानी मिलाया जाता है, मैंने कभी पी नहीं है, मैं उसको फेवर भी नहीं करता, स्ट्रिक्टली मैं प्रोहिबिट करता हूँ वाइन पीना, वो लिवर पर बहुत जोर डालती है, जिसकी वजह से लिवर की प्रॉब्लम, लिवर का पीलिया, बीपी हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमता है, वो आपका ब्रेन हेमरेज भी करवा सकता है। ये सारी डिजीजेस सिर्फ शराब की वजह से आती है, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सब कुछ इससे आता है ना? लेकिन जो लोग फिर भी पीते हैं नशे के लिए, उनको बस अपने नशे से मतलब होता, तो एथेनॉल पिया जाता है, मैथेनॉल नहीं, मैथानॉल तो आपको मार डालेगा, एक ड्रॉप भी जान से मार देता है मैथेनॉल, एक ड्रॉप अगर अंदर चला गया तो याद रख लेना, बहुत खतरनाक होता है। तो भाई ये दोनों अल्कोहल जो है ये भी प्रोटिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, और एसिडिक है तो मतलब प्रोटिक है, प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव डोनेट करना, और पोलर भी है, ठीक है। तो इन सब को SN1 फेवर करता है, क्यों करता है इन सबको? ये क्योंकि प्रोटिक है और पोलर है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखो स्लाइटली पॉजिटिव क्या करेगा, Br नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो इस बेचारे गरीब आदमी को, इस बेचारे कमजोर बंदे को यहाँ अटैक करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन मिल जाएगा। समझ में आया? तो इनके प्रोटिक सोलवेंट होगा तो आसानी से ब्रोमीन को हटाया जा सकता है। मैथेनॉल, एथेनॉल भी ऐसा करते हैं। फिर देखिए गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, जो छोड़ के जा रहा है ना, अब उसके भी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, प्रिंसिपल अच्छा होना चाहिए जो गेट से हट जाए, अगर वो हट गया तभी आप एंटर कर सकते हो, वरना तू कहाँ से आया, निकल निकल निकल, चल चल, प्रिंसिपल भगा दे। अब बोलो सर हमें अंदर टीचर बुला रहे हैं एक दूसरे, बाद में मिलना, चलो बाद में आना, अभी नहीं, बात खत्म।
तो भाई लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ब्रोमीन छोड़ के जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए छोड़ने में, कि ठीक है मैं अकेला रह सकता हूँ। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे वीक है, वो नहीं जाएगा छोड़ के। आयोडीन सबसे अच्छा है, वो बहुत आसानी से चला जाएगा। ब्रोमीन भी ठीक ठाक चला जाएगा, क्लोरीन भी। तो देखो अगर फ्लोरीन हो तो उसको हटाना तो मुश्किल है। अब मैं कह रहा हूँ तो अगर फ्लोरीन लगा हो तो क्या SN1 नहीं करेगा? फेवर नहीं करेगा, बट दूसरी कंडीशन अगर अच्छी हो तो, मतलब सोलवेंट काफी अच्छा, काफी एसिडिक हो तो, सोलवेंट एसिडिक है तो फ्लोरीन भी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, मतलब इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक को मत माइंड में रखना कि सिर्फ यही होगा तभी होगा, इन सब फैक्टर्स पर लिटिल लिटिल। समझ में आ गया भाई सबको? यस विवेक बेटा Yes, sir. आपको आया समझ में कुछ? यस सर। है ना, इसको बना के देखना, जब तक लिख कर नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी कंडीशनें भी याद करनी है और बना के भी देखना है। तो अगला देखते हैं बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। ये सारे स्टेप में आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें जो लिख रही है। यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले हटेगा फिर जुड़ेगा, 2 स्टेप हो गए बिल्कुल। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, जो कार्बोकेटाइन बना है अगर वो स्टेबल नहीं है, 1 डिग्री बन गया तो वो रीअरेंज करके 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है। ठीक है बिल्कुल, तो यानी इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर है, ये मैंने बताया था, यूनिमोलिकुलर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी है और 2 स्टेप में होती है। ठीक है, और एक टाइम पर एक ही प्रोडक्ट हमारा बनता है। काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 डिग्री, वही फर्स्ट ऑर्डर है तो भी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। मल्टीप्लाई में के लगा दो, बात खत्म, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। काइनेटिक्स कई बार ऐसे फालतू में पूछ लेते हैं, ऑर्गेनिक में काइनेटिक्स पूछ लेते हैं। Rate of SN1 reaction is independent to the concentration and reactivity of the nucleophile. SN1 का जो रेट है वो कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये याद रख लेना। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा डाल देंगे तब भी उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अब यहाँ देखो, हमने ये क्या करा था कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये तो बाद में आएगा, इसका तो सीन ही बाद में है, सबसे लास्ट में आएगा बेचारा, है ना। तो ये रेट को कैसे डिटरमाइन करेगा? ये तो वेट कर रहा है चुपचाप कि जब दूसरे हट जाएंगे तो मैं आऊं, और दूसरे हटने में बहुत टाइम ले रहे हैं, प्रिंसिपल मोटे मोटे आदमी है ना। तो ऑब्वियस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पर तो डिपेंड नहीं करेगा, लिविंग ग्रुप पर डिपेंड कर सकता है, बाकी चीजों पर डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड, जो हम बनाने वाले है ना, एल्काइल हैलाइड, दैट्स इट। आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ देखो, R यहां से चला, ब्रोमीन यहां से चला गया, कार्बोकेटाइन बना, sp2 कार्बन बना। अब क्या हुआ? 50% ये ऐसा होता है, 50% यहां से। देखो अटैक OH नीचे से भी कर सकता है, अटैक OH ऊपर से भी कर सकता है। तो ये रेसमिक मिक्सचर बनता है, एनेंशियोमर बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर दोनों बनेंगे। एक की कॉन्फ़िगरेशन R होगी, एक की कॉन्फ़िगरेशन S होगी, R और S कॉन्फ़िगरेशन बना, यानी कि वही लेफ्ट जूता और राइट जूता, 2 तरह के मॉलिक्यूल बनाएंगे। दोनों दिखने में सेम है बट सेम नहीं है, याद रख लेना। जो अबव और बिलो द प्लेन आप लोग 2 एटम बना रहे हो, वो सब कुछ सेम बना के अबव बिलो को बदल दो, सिर्फ इतना बदल दो, तब भी मॉलिक्यूल बदल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज बदलनी होती है, बाकी सब सेम रख सकते हो। समझ में आ गया बेटा सबको? तो अब क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1? इनमें से कौन सा SN1 नहीं दिखाएगा? कौन सा हैलोजन SN1 नहीं, हैलाइड SN1 नहीं दिखाएगा? उसका रीजन क्या होगा? SN1 में क्लोरीन को देखो, क्लोरीन जाएगा, यहां से क्लोरीन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्लोरीन को भेजू तो याद रखना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है पता है? ट्रायंगुलर शेप बनाता है, स्टेबल। ट्रायंगुलर शेप बनाता है वो, तो भाई रेसिड्यू मिक्सचर बनाता ही नहीं है। तो यहाँ तो SN1 को ये फेवर नहीं करने वाला है ना। नेक्स्ट, यहाँ से ले जाएं हाइड्रोजन और क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्लोरीन हटा दें, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, सब फेवर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फेवर नहीं करेगा, बी वाला फेवर नहीं करेगा। यस, क्लियर है सबको? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। हमें तो कार्बन के चारों तरफ 3 एटम लगे हुए मिलने चाहिए, तभी रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा। वेरी अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वेरी अनस्टेबल। ठीक है, इस वजह से कैन नॉट गिव SN1, वो रिएक्शन नहीं देगा। SN1 को छोड़ो, पहले क्लोरीन चला जाए और फिर कोई दूसरा आए, इतना टाइम नहीं है इसके पास, काफी अनस्टेबल होता है डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सीन देखते हैं, SN2। अब SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म आ गया।
SN1 का जस्ट रिवर्स, सब कुछ रिवर्स। अगर SN1 अच्छे से आता है तो SN2 आ जाएगा। देखो क्या है? ये कह रहा है हेलोजन यहां से X यहां से जाएगा बिल्कुल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेलोजन जा रहा है, ऐसी स्टेज बनती है। देखो ये वाली, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेलोजन जा रहा है साइमल्टेनियस। ये तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट में पहले क्या हो रहा था, पहले पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, अब क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही जगह प्रेजेंट है, हेलोजन वाला भी है, न्यूक्लियोफाइल वाला भी है, दोनों है ना एक ही जगह। वहां तो एक टाइम पर प्रेजेंट था, बीच में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बीच में दोनों में कोई भी नहीं होगा। यस, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस बेटा। SN2 बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल एक ही टाइम पर प्रेजेंट होंगे, तो दोनों मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हेलोजन जाएगा। तो सोचो, अगर ये X लगा हुआ था और ये लेफ्ट जूता बना रहा था, सोचो लेफ्ट जूता, ठीक है, तो मैंने दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल जोड़ा, X को हटा दिया। आप कहेंगे सर X हट गया तो डिजाइन ही बदल गया, जूते का डिजाइन बदल जाएगा, लेकिन पहले अगर ये लेफ्ट शूज था तो अब ये राइट वाला शूज बन जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से जुड़ा है अभी। ये बात समझ में आई? स्टीरियो केमिस्ट्री बदल गई। एनेंशियोमर अगर वो R था तो S हो जाएगा, S था तो R हो जाएगा, छतरी की तरफ पलट जाएगा। जैसे छतरी होती है ना, वो हम लोग यूज करते हैं धूप में और बरसात में, जब बहुत ज्यादा आंधी आ जाए तो पीछे ऊपर पलट जाती है, समझ गए? तो छतरी पलट जाती है ऊपर की तरफ डंडी जुड़ जाती है, नीचे से हट जाती है, आप ऐसा समझ, ठीक है? कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा बेटा, एक आ रहा है, दूसरा धीरे धीरे जा रहा है, ये 5 बॉन्ड नहीं कह सकते। रोहित समझ में आ रहा है बेटा? को 5 बॉन्ड नहीं कहेंगे, ये 4 ही बना रहा है, बस वो आ रहा है और दूसरा जा रहा है साइमल्टेनियसली, समझ गए? ओके। इनकमिंग आउटगोइंग एक साथ हो रही है, तो एक मान लो कि एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, है ना? अब फोर्थ बंदा उधर से आ रहा है और जो अंदर वाला तीसरा आदमी था वो बाहर निकल रहा है, तो एक टाइम पर रहेंगे तो 3 ही, लेकिन दरवाजे में खड़े हैं दोनों दरवाजे पे तो खड़े हो ही सकते हैं, फिर एक ने बाहर कदम रखा, एक ने अंदर कदम रख दिया, ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ गए ना? एक टाइम पर 5 नहीं कह सकते, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिशन स्टेट है। हाई एनर्जी पर बन रहा है, काफी हाई एनर्जी होती है इस मॉलिक्यूल की, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता ये, तो दैट इज इट, ठीक है? तो भाई ये X लिविंग ग्रुप होगा, तो ये बाई मोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, याद रख लेना। 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर भी है, 2 का मतलब बाई मोलिकुलर स्टेज भी आती है। SN1 न्यूक्लियोफाइल है, एक हट रहा है, दूसरा जुड़ रहा है, और दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं, दैट इज इट। और लिविंग ग्रुप बाद में लीव करता है, और इसमें इन्वर्जन होता है, समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल दे रखा है CH3, देखो भाई जगह होनी चाहिए ना OH को अटैक करने के लिए, सारे H हैं यहाँ पर, सारे H हैं, तो OH अटैक कर सकता है आसानी से, OH अटैक कर रहा है, ठीक है, और Br यहाँ से जा रहा है, सिंपल और साफ। और देखो क्या हुआ, छतरी पलट गई, इन्वर्जन, ट्रांजिशन स्टेट ये थी, एग्जांपल ये है। ये क्या होगा भाई, अब अगर मान लो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री अगर कार्बन हो जिसके ऊपर हेलोजन लगा है, तो पीछे क्या होगा? अब यहाँ खुद देखिए आप, ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ये बड़े ग्रुप हो गए, बड़े बड़े ग्रुप, OH तो घुस ही नहीं सकेगा। तो यानी कि जो बड़े ग्रुप हैं वो 3 डिग्री 2 डिग्री वो वाले फेवर नहीं करेंगे, 1 डिग्री वाला फेवर करेगा इसको, SN2 को। उल्टा हो गया ना, SN1 के अंदर क्या था, 3 डिग्री वाला फेवर करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव आयन बनेगा और उसको स्टेबल बनना पड़ेगा, और इसमें स्टेबिलिटी का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उधर से जा रहा है तो उधर से मिल भी रहा है इसको, तो इसको स्टेबिलिटी से कोई लेना नहीं। बट अंदर घुसने के लिए उसको जगह तो चाहिए ना, तो जगह तभी मिलेगी जब वो हल्का मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है ना यहाँ तक? आई थिंक ये आसान सा पार्ट है, और आप लोगों को देखो ये इसने दिखा भी रखा, 1 डिग्री में तो आसानी से करेगा ये मिथाइल में, फिर 1 डिग्री अगर CH3 लगा, बल्कि ग्रुप लग गया, न्यूक्लियोफाइल को तकलीफ होने वाली है, 2 बल्कि ग्रुप लग गए, न्यूक्लियोफाइल को और तकलीफ होने, 3 लगे हुए हैं, अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा अंदर घुस ही नहीं पाएगा, मोटे मोटे आदमी 2-3 खड़े दरवाजे पर, टर्शियरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस। स्टेरिक हिंडेंस का मतलब वही है, भीड़ बढ़ जाए, दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेरिक हिंडेंस, ठीक है? समझ में आ गया सबको?
तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा होगा, यानी 1 डिग्री सबसे, मिथाइल सबसे पहले करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो जरा ये फेवर कैसे होती है, ठीक है। SN2 जो है वो किस तरह से फेवर्ड होती है, SN2 हाउ इट इज फेवर्ड, SN2 कैसे फेवर होती है भाई, अब इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो जरा, एक्वस के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, अंदर घुसने के लिए स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए ना। अब मान लो प्रिंसिपल सर गेट पर खड़े थे, ठीक है, अंदर एक टीचर बैठा था, बाहर एक और टीचर आ गया, स्ट्रॉन्ग बंदा, प्रिंसिपल के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो प्रिंसिपल सर को कह सकता है कि सर एक बार साइड हो ना, मुझे अंदर काम है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए भी वो प्रिंसिपल को आसानी से कह सकते हैं, है ना। स्टूडेंट नहीं कह सकता कि सर साइड हो जाओ, मेरे को अंदर काम है, तो तेरे को क्या काम है भाई, मेरे ऑफिस में, समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो वो अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा भाई, पहले अल्कोहल था वीक, यहाँ इन्होंने क्या करा, बेस बना दिया, NaOH भी लगा सकते हो आप, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में साइनाइड नेगेटिव और आयोडाइन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, साइनाइड नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, समझ में आ गया। तो ये सब ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखो एसीटोन, पोलर ए प्रोटीन, पोलर होना चाहिए, यानी स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मॉलिक्यूल पर, दैट इज पोलर। ए प्रोटिक, लेकिन वो H पॉजिटिव आयन डोनेट ना करता हो, पानी H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, अल्कोहल करता है, पिछले वाले केस में पानी और अल्कोहल थे, है ना। इसमें क्या है, एसीटोन है, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, अभी अभी बात चल रही थी, है ना, ये वही है, ठीक है। किसी ने ना लगा रखी हो तो नेल पॉलिश लगा सकता है साथ के साथ, उसे याद आ जाएगा आज, है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद सबसे पहला यही काम करेंगे, अरे बहुत दिन हो गए नेल पॉलिश लगाए। उसके बाद DMSO, DMSO क्या होता है भाई, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम सल्फोक्साइड बोलते हैं इसे, ग्लाइकोजाइम सॉरी, और वो अलग नाम है। तो DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, डाई मिथाइल, देखो कितना सिंपल नाम है, याद रहेगा, सिंपल मतलब कितना रिलेवेंट नाम है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन, बता रखा है उसने खुद ही। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ये भी होता है प्रोटिक, वो होता है पोलर होता है, कैसे, ये पोलर कैसे है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, सल्फर पर स्लाइटली पॉजिटिव। एसीटोन भी यही होता है, क्या फर्क है दोनों में, एसीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है और इस तरफ CH3, इस तरफ भी CH3, कोई फर्क तो है नहीं, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इसमें भी यही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, मतलब पोलर होता है। ए प्रोटिक H पॉजिटिव आयन ये भी नहीं छोड़ता, ये भी नहीं छोड़ता, DMSO भी नहीं छोड़ता, सोलवेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes. Yes. ठीक है। तो देखो भी DMSO क्या हम एसीटोन में घोल के DMSO लगा सकते हैं, भले ही दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, काम भी सेम दिख रहा है, लेकिन सल्फर अलग एटम है, ये अलग तरह से बिहेव करेगा, ये पॉइजनस हो सकता है हमारे लिए। तो इसको मत घोल लेना कि कहीं आप सोचो एसीटोन नहीं है तो आज नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए DMSO ही लगा लेते हैं, लैब में पड़ा हुआ है ना। कई बच्चे ऐसी मूर्खता करते हैं, ठीक है। हम जब BSc में पढ़ते थे तो एक लड़की थी हमारे साथ, उसने पता नहीं क्या मिक्स किया केमिकल्स के अंदर, वो बेहोश हो गई, उसको स्मेल स्मूल आई, पता नहीं, आई वी डोंट नो कि क्या कहानी थी, वो शायद स्मेल की वजह से बेहोश हो गई, वो बेहोश हो गई, उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ठीक है। जब हम पढ़ते थे BSc के अंदर केमिस्ट्री लैब में, तो ऐसे पंगे नहीं लेते केमिस्ट्री लैब में, बच्चों को बोल देता हूँ क्लोरोफॉर्म नहीं होता बेटा, हर क्लोरोफॉर्म आसानी से थोड़ा बन जाता है, कुछ और ही रिएक्शन कर रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर दैट रिएक्शन, इट्स मच ईयर्स आर पास्ट, काफी सारे साल पास हो चुके हैं, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। 2009 में मैंने BSc कर ली थी, तो 7-8 की बात है, ठीक है। तो उस टाइम तो याद रखना, केमिस्ट्री लैब में कुछ भी अपनी तरफ से मिक्स मत करना, कुछ पॉइजनस बन गया तो कहानी खराब भी हो सकती है और पता भी नहीं लगता। गुड लिविंग ग्रुप, अब देखो भाई, गुड लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, लिविंग ग्रुप गुड हो तभी ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये वाली बात तो दोनों में सेम है, लिविंग ग्रुप वाली बात दोनों में सेम है, समझ में आ गया। लेकिन बस पोलर प्रोटिक था उसमें, इसमें ए प्रोटिक आ गया, ए प्रोटिक एसीटोन और DMSO है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसमें वीक था, अल्कोहल था, वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर था, वीक न्यूक्लियोफाइल, और इसके अंदर बेस आयोडीन और साइनाइड, अगर ये अटैक करते हैं तो SN2 को फेवर करेंगे, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझ लो कि ये प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट की पोस्ट के हैं, टीचर हैं सबके सब।
चलिए बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। तो मैं इन्वर्जन पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इन्वर्जन होता है कि पीछे से अटैक करेगा तो छतरी पलट जाएगी। ये लिविंग ग्रुप, एलजी का मतलब लिविंग ग्रुप है, समझ जाओगे ना, एलजी लिविंग ग्रुप। ये चला जाएगा और ये पीछे से अटैक किया है तो पलट गया, छतरी पलट गई। पहले देखो छतरी ऐसे थी, अभी छतरी ऐसे हो गई, समझ में आया। तो अगर ये एस था तो वो डेफिनेटली छतरी का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। अगर वो लेफ्ट जूता था, लेफ्ट शूज था तो राइट शूज हो जाएगा, राइट शूज था तो लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस। डिजाइन भी बदल जाएगा शूज का, डेफिनेट सी बात है, बट जो भी बनेगा वो जस्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे रखा क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 1 है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करेगा। रीएजेंट विद द सेकेंडरी अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल है, ठीक है, व्हिच डोंट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। इसके पास बल्कि, बल्कि का मतलब भारी, भारी ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ग्रुप समझ सकते हैं, भारी ग्रुप नहीं है, बट 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये फेवर करेगा SN2 को, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन लगो, व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल फॉलो SN1। एथेनॉल अल्कोहल के साथ में हम बहुत सारा अल्कोहल डालते हैं इसमें OH, तो ये फॉलो SN1 को फॉलो करेगा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द क्वेश्चन बिलो। तो कह रहा है भाई ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, और कह रहा है वन, जो बोथ 1 एंड 2 दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है। रोहित ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बेटा। बाकी के स्टूडेंट भाई अपना आंसर देना चाहेंगे? ये वो सारी कहानी के ऊपर बेस्ड है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए थे। हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर आएगी तो वो SN2 को ही फॉलो करेगा, और नीचे वाले में क्या है, अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन एक्सेस में डाल रखा है उसने सेकेंडरी अल्काइल के अंदर, तो वो SN1 फॉलो करेगा। बात खत्म, दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, डी इज द राइट ऑप्शन। रोहित और विवेक अपना आंसर दे चुके हैं, और अब आप लोग देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चलिए तो भाई यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द कायरल अल्काइल हैलाइड इज। इनको ध्यान से याद कर लेना, क्वेश्चंस को जरूर करना होता है, आपको पता है। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताएं रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ए कायरल अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है, अल्केन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक। कायरल है यानी सारे ग्रुप अलग हैं, सारे ग्रुप अलग। शिवम सिंह 3 3 3 3 3 3, ये 3 3 क्या है भाई? रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन ओक्योर SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन ओक्योर SN2। SN2 में इन्वर्जन होगा और SN1 में रिटेंशन होगा। रिटेंशन ओक्योर SN1 रिएक्शन, रिटेंशन ओक्योर SN2 रिएक्शन। बी में तो दोनों रिटेंशन, दोनों तो रिटेंशन होता ही नहीं है, ये तो पक्के तौर पर गलत है। एक में इन्वर्जन होता है और दूसरे में रेसमिक मिक्सचर बनता है। ध्यान देना, रेसमिक मिक्सचर मतलब रिटेंशन भी रहेगा और अपोजिट भी हो जाएगा। अब इतना हिंट दे चुका हूँ, SN1 में रिटेंशन भी रहेगा, अपोजिट भी हो जाएगा, और SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है, अपोजिट बनता है। रेसमाइजेशन ओक्योर SN1, ये बिल्कुल सही है, एंड रिटेंशन ओक्योर SN2, SN2 में रिटेंशन नहीं रहता। रेसमाइजेशन ओक्योर SN1 एंड इन्वर्जन ओक्योर SN2, डी, यस, रोहित ने डी आंसर दिया है, ठीक है। मुस्कान ने भी दी, शिवम ने भी डी दी दिया, ठीक है भाई, समझ गए शिवम बेटा, थर्ड नहीं था वो फोर्थ ही आएगा, है ना। डी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर देखो भाई, ट्रांजिशन स्टेट गिवन ऑफ गिवन SN2, एक मिनट, इसका आंसर नहीं है, ठीक है, तो हम इसका आंसर लगाते हैं, ठीक है, शायद इसका आंसर नहीं है। आगे देखो, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ गिवन SN2 इज, SN2 मैकेनिज्म है, ये रहा, ठीक है, और ये बन रहा है बेटा, OR इसके साथ जुड़ रहा है, BR हट रहा है, OR जुड़ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, SN2 रिएक्शन है, वो हटेगा वो जुड़ेगा, RO नेगेटिव अटैक करेगा, RO नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये एरो वैसे भी यहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये इस कार्बन के ऊपर RO नेगेटिव अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है RO नेगेटिव, ठीक है। इस अटैक के बाद क्या होगा,
ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट अब बना दो, बता दो कौन सी है। इन्वर्जन का मतलब बेटा कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट जूता है तो राइट जूता बन जाएगा, राइट जूता है तो लेफ्ट जूता बन जाएगा। दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब पलट जाना। ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, साफ साफ नजर आ रहा है? ओ आर अटैक करेगा, धीरे धीरे बी आर जाएगा। तो एक एक जुड़ रहा है, एक जा रहा है। बताओ क्या होगी इसकी स्टेज? ओ आर आ रहा है, बी आर जा रहा है, ओ आर आ रहा है, बी आर जा रहा है, ओ आर आ रहा है, बी आर जा रहा है। सब में तो सेम दिखा रखा है इन्होंने। सर डी में तो अलग है। पॉजिटिव नेगेटिव का बस हो गया है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ फंडा अलग है ना, बाकी सब सेम है। तो बताओ भाई, डी में अलग है, डी में क्या अलग है? ओ आर आ रहा है, बी आर जा रहा है। ठीक है, सही है। तो स्लाइटली नेगेटिव और पर स्लाइटली नेगेटिव, इनमें स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों में नेगेटिव होता है। ओ आर भी तो नेगेटिव है ना, ओ आर नेगेटिव तो थोड़ा सा डी नेगेटिव, होगा। और बी आर जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? डी विल बी द राइट ऑप्शन। यस, सही है बेटा। देखो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव। समझ में आ गया? इन छोटी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी राइट ऑप्शन होगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको यहां तक? यस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। NBS है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जोड़ देता है। N ब्रोमोसक्सीनामाइड, आयोडीन जुड़ा हुआ है तो A बन गया। A में मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ गया, सीधी बात। फिर उसके बाद क्या है? CH3SNA, यानी S पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा? कहां पर ब्रोमीन जुड़ा था और नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है? तो प्रोडक्ट बी बनेगा। प्रोडक्ट बी इज, बी प्रोडक्ट का नाम बताओ। ब्रोमीन जुड़ा था, ब्रोमीन को हटा के और जोड़ दो SCH3। ए, रोहित का आंसर है ए। बाकी स्टूडेंट बताओ भाई, ABCD सारे लगा दो। एक कोई बी लगा दो, कोई सी लगा दो, कोई डी लगा दो। किसी का तो सही बैठेगा, है ना? विवेक ने सी लगा दिया, क्या बात है। विवेक किस बेस पर सी लगा रहा है पता नहीं। ये सी कैसे लग रहा है भाई? निक्की ने ये लगाया। ठीक है, मुस्कान ने भी ये लगाया। चलो ठीक है, अब देखते हैं, जरा आंसर देखते हैं आप लोग कितने सही हैं। आंसर इज ए। क्यों है ए? अब ये आप लोग बताएंगे। एनब्रोमोसल्फामाइड ब्रोमीन एलाइलिक पोजीशन ओनली। तो ये देखो, ये एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लग गया। अब ब्रोमीन लग गया, ये सल्फर नेगेटिव है यार। ब्रोमीन क्या करेगा? ये ब्रोमीन को, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, ब्रोमीन को हटाएगा। SN1 या SN2 जो भी करवानी है करवा लो, यहाँ से ब्रोमीन चला जाएगा और वहां से ये देख लो, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल लेगा। ठीक है, ये आएगा वो निकल लेगा। SN1 करवाओगे तो भी ब्रोमीन हट जाएगा, SN2 कराओगे तो भी ब्रोमीन। मैकेनिज्म से यहाँ को मतलब ही नहीं है। फिर भी कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए? 1 डिग्री हैलाइड है भाई, है ना? तो क्या होना चाहिए? SN2 डेफिनेट है, नीचे लिखा भी हुआ है SN2। समझ में आ गया सबको? विवेक, आर यू गेटिंग दिस बेटा? सर एक चीज पूछनी थी छोटी। हाँ बोलो बेटा। सर ये लाइल और अराइल पोजीशन में फर्क क्या है? एलाइल और अराइल पोजीशन। एराइल पोजीशन नहीं होती कोई। एराइल का मतलब ARYL, एराइल का मतलब तो बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड, एराइल, ये तो अलग चीज है। एलाइल का मतलब देखो क्या है। एलाइल का मतलब है, अब यहाँ पर ना मैं आपको सीधा सीधा मैंने बताया था वैसे तो, NBS हमेशा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, ब्रोमीन जुड़ेगा। यहाँ पर इसने आयोडीन जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इससे नेक्स्ट जो कार्बन है ये CH3 था। तो मैंने क्या बोला था, ये दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, इनसे जो नेक्स्ट कार्बन ये वाला, अब आप इसको नेक्स्ट बोल सकते हो, पर ये भी डबल बॉन्ड में आ रहा है ये वाला कार्बन, तो इसको नेक्स्ट नहीं बोलेंगे। तो डबल बॉन्ड से इधर भी हो सकता है वो कोई कार्बन। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन को एलाइल कार्बन बोलते हैं। ये वाला कार्बन भी एलाइल होगा, बट यहाँ इन्हें कार्बन दिया ही नहीं है, तो कार्बन सिर्फ ये दे रखा है। तो एलाइल पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ेगा। NBS क्या करता है? N ब्रोमोसक्सीनामाइड, वो एलाइल पोजीशन से यहां से हाइड्रोजन हटाकर और यहां पर ब्रोमीन जोड़ देगा। ये इसने कर रखा है।
फिर उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, S पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव है, तो S नेगेटिव अटैक करेगा CH2 पर, यहाँ पर CH2, ये S नेगेटिव जो वो CH2 पर अटैक करेगा और इधर से ब्रोमीन चला जाएगा। समझ में आया? तो पहला का मतलब था कि एलाइलिक पोजीशन का मतलब यही है कि ब्रोमीन वहां जुड़ेगा। एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन की होती है, ये एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। एलाइलिक Yes, पोजीशन sir. डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक होता है, वहां पर जुड़ेगा बस। विवेक बेटा क्लियर है? यस सर, ओके। ठीक है, इसको साथ के साथ लिखिए भी, ऑर्गेनिक बिना लिखे नहीं होती है, कभी भी ध्यान रखना। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, अब देखो भाई SN1 SN2 के बाद में मैकेनिज्म आते हैं E1 एंड E2। E1 का मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन क्या था? हटेगा, एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, हटकर जुड़ गया, एक की जगह दूसरा रिप्लेस हो गया। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन का मतलब है एक हटेगा और जुड़ेगा कोई नहीं, एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल अलग ही हो गया, जुड़ कुछ नहीं रहा, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या करें फिर? जुड़ नहीं रहा तो वैलेंसी खाली नहीं रह जाएगी। सोचो, कार्बन से एक कोई चीज हटा दिया आपने, वैलेंसी नहीं रहेगी खाली, इजंट इट? समझ में आ रहा यस है? सर। तो क्या करें? वैलेंसी खाली रह रही तो डबल बॉन्ड बना दो। यहाँ पर एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल ऑलरेडी है तो ट्रिपल बन जाएगा, लेकिन कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वैलेंसी खाली रह जाए। तो यहाँ वही होता है। तो एलिमिनेशन 1 का मतलब वही है, यूनिमोलिकुलर, एक टाइम पर एक मोलिक्यूल होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वही SN1 के जैसा है, कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होगा, सारी चीजें 1 1 1, एक टाइम पर एक मॉलिक्यूल। तो देखो पहले ये यहाँ से हट गया, X चला गया सोलोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ से X चला गया तो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। 3 वैलेंसियां थी, 1 2 3, यहाँ 2 ही रहेगी ऊपर और नीचे। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ था, ये अपना बॉन्ड दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इस कार्बन का यही रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो ये कार्बन वाला ही है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास चला गया, इस कार्बन के पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। हाइड्रोजन यहाँ से कोई निकाल के लेगा, H पॉजिटिव कोई निकाल के लेगा, बेस मान लो इसे B नेगेटिव बेस होता है। ठीक है, क्या बना? एल्कीन बन गया, मतलब डबल बॉन्ड बन गया। अब एल्कीन जो बन रहा है, एक प्लस में B, ठीक है, एल्कीन H। अब ये क्या दे दिया इसने? कुछ और दे रखा है इसने, एल्कीन H माइनस H। अब ये शायद कंफ्यूज कर रखा है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, इसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा सबको? इतना ही देखिए, ये काफी है। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए, तो यानी एलिमिनेट हो गया, पहले पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उसके बाद में H जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसके वही है, यूनिमोलिकुलर होता है, 2 स्टेप होती है, पहले पॉजिटिव बनेगा फिर एलिमिनेट होगा, फिर वो दूसरा उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट ऑर्डर यूनि E1 का 1 का मतलब एक टाइम में एक मॉलिक्यूल, यानी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद यूनिमोलिकुलर, इसका मतलब यही होता है। यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप होती है, ये भी याद रखना। बाई मोलिकुलर 1 स्टेप होती है, उल्टा है इसमें, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। एक तरफ से अपने आप को एक तरफ से कर लेना, दूसरी तरफ अपने आप समझ में आएगा, एक साइड याद हो जाएगी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनता है, ये भी पता है। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है। इन द सेकंड स्टेप बेस एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड स्टेप में बेस जो है वही प्रोटॉन को बाहर निकालता है एडजेसेंट कार्बोकेटाइन से और फॉर्म एल्कीन, एल्कीन बनाता है। रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, के इनटू एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चुका, और कुछ नहीं है इसमें एलिमिनेशन 1 में। तो देखो इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है, फिर वही चीज दिखा रखी है, बार बार एक ही चीज दिखा रहे हैं। यहाँ से X जाएगा, यहाँ से H जाएगा, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? E2, इसका मैकेनिज्म है E2। E2 में क्या होता है? बाई मोलिकुलर, जैसे ही X जाता है वैसे ही H अपना इलेक्ट्रॉन देके H भी चला जाता है, दोनों एक साथ जा रहे हैं बाई मोलिकुलर। तो ट्रांजिशन स्टेट में इधर से ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है बेटा आवाज? या ठीक यस है, सर, तो अभी मेरे आ रही है। दोनों माइक की बैटरी डेड हो चुकी है, मुझे बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कल देखते हैं इसको। अब ये डायरेक्ट इससे आ रही है आवाज, लैपटॉप से। आवाज शायद चेंज भी होगी, लेकिन शायद आपको आउटसाइड का
साउंड हो सकता है सुनाई दे, है ना, बट मैं अलग रूम में बैठा हूँ, डेफिनेटली नहीं होगा, बट गली से कोई गया तो डेफिनेटली सुनेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ बाई मोलिकुलर, दो मोलिकुलर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और ये X नेगेटिव यहाँ से अलग होगा, BH बन जाएगा, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो ये E2 मैकेनिज्म होता है। अब E2 के कैरेक्टरिस्टिक देखो जरा क्या होता है, सिंगल स्टेप होती है वो, दो मोलिक्यूल सिंगल स्टेप है, बाई मोलिकुलर, दो मोलिक्यूल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होंगे, सिंगल स्टेप। सेकंड ऑर्डर होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं, 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर है। काइनेटिक्स जो है, रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है, याद रखना, एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड कर रहा है रेट, तो रेट ये आएगा इसका। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनता भाई, एक हट रहा है दूसरा उसी टाइम जुड़ रहा है, तो रीअरेंजमेंट का चांसेस नहीं है। फॉर द लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट मस्ट बी स्टेबल, लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए। E2 फॉलोज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म, E2 जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। भाई कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है? एक साथ होने वाला, वो उधर से जा रहा है दूसरा उधर से आ रहा है, एक साथ होता है, एक ही स्टेप में एक साथ, उसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, तो वहां पर प्रोटॉन जो जा रहा है और दूसरा जो लिविंग ग्रुप है और उधर से प्रोटॉन H जा रहा है, वो एंटी पेरिप्लेनर, एक दूसरे के प्लेन से अपोजिट होते हैं, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। ये H इधर से H अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर से चला जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में होने चाहिए, प्लेन में हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, ये ऊपर है तो वो नीचे होगा, समझ में आई बात? एंटी पेरिप्लेनर, ये जस्ट वर्ड है, बस याद रखना, एक ऊपर से जा रहा है, एक ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा नीचे से जा रहा है, या फिर ऊपर से कोई जा रहा है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा, एंटी पेरिप्लेनर का मतलब समझ में आया? एक दूसरे के प्लेन के अपोजिट प्लेन पर होंगे वो दोनों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और वहां से लीव करने वाला। Here बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेटेड बाय बेस हैंस कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, ऐसी रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा क्यों बोलते हैं तो देखो जरा, ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन जिसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन है आपका बीटा कार्बन। याद रखना जिस कार्बन पर ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है, दूसरा कार्बन आपका हो गया बीटा कार्बन। तो दोनों बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब अलग होना, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सारे पॉइंट थ्योरेटिकल आसानी से याद हो जाते हैं, रिएक्शन याद करना ही सबसे पहला मकसद है, उसके बाद ये सब पॉइंट वाइज जो समझ में आ जाते हैं। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, अब भाई हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस करते हैं, कुछ नेम रिएक्शन आएंगी सीधा सीधा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं सबसे पहले, तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है मैग्नीशियम बीच में जुड़ जाता है इनके, RMgX बनता है, ये रहा R, ये रहा Mg, ये रहा Br, है ना, RMgX, क्लियर है। और RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को R यानी एल्काइल हैलाइड, Mg यानी मैग्नीशियम और Br मतलब हैलोजन, RMgX भी बोल सकते हैं इसे, यहाँ मैं X ही लगाऊंगा। सबको पता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें हर लेसन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल ईथर या कुछ कोई भी ऐसा हो, सभी में ये यूज होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो भाई, अब इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखिए क्या है, C2H5 Br एल्काइल हैलाइड है, सीधा सीधा एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के साथ KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो A बनता है। एक वो ब्रोमीन प्लस CCl4, वही पीछे वाली रिएक्शन है, ब्रोमीन और CCl4, ब्रोमीन जुड़ेगा, दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड अटैक करेगा, एक्सेस में KCN है, C बनेगा। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो D बनेगा। एसिड D फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन इज, तो एक एसिड D बनता है उस रिएक्शन के अंदर, उस D का नाम बताना, बताओ जरा क्या नाम हो? ऑक्सैलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, है ना, पर अगर एक एक स्टेप आपने ध्यान से किया तो रिएक्शन कर सकते हैं। ABCD आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए, सीधी सी बात है। रोहित इज सेइंग D,
ठीक है, आगे बढ़ो भाई, बाकी के स्टूडेंट बताइए जल्दी जल्दी और क्या आंसर होगा। आप लोग आंसर सोच समझ के जरूर देना, सिर्फ तुक्का मत मारना। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही एग्जैक्ट आ जाए, ताकि आपको मुझे समझाने में ज्यादा जोर ना लगे। अगर पीछे वाले कर रखे हैं तो जोर लगेगा भी नहीं। ठीक है, बाकी किसी का कोई आंसर है? चलो, अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि बनेगा क्या। डी ही बनेगा, मेलोनिक सक्सिनिक एसिड बनेगा। डी, डी जो है सक्सिनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड तो बी है। A B C D, अच्छा, डी का मतलब सक्सिनिक एसिड, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। कैसे होगा देखते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ में डबल बॉन्ड बनता है, ब्रोमीन हटेगा, H हटेगा, डबल बॉन्ड बन गया। ए प्रोडक्ट तो सीधा आ गया। अल्कोहलिक KOH के साथ ब्रोमीन को हटाकर आप यहाँ पर OH मत जोड़ देना, क्योंकि अगर अल्कोहलिक KOH की जगह पर अगर हम वाटर के साथ में KOH लेते हैं ना अल्कोहल की जगह पर, तो क्या होता है, तो OH जुड़ता है। लेकिन अल्कोहल के साथ KOH ले रहे हो तो क्या होता है, तो डबल बॉन्ड जुड़ता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले याद कर रखी होगी पक्के तौर पे। अल्कोहल के साथ KOH अगर हो तो वो ब्रोमीन को हटा देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, पहला स्टेप। फिर ब्रोमीन CCl4 के साथ, ये हमें पता है, ब्रोमीन अगर CCl4 के साथ लगता है, ये हमने आज ही किया था, तो दो डबल बॉन्ड में दोनों तरफ ब्रोमीन लगा दो। मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ एडिशन होता है, जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ ब्रोमीन जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों के बराबर है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, दोनों पर ब्रोमीन लग गया। स्ट्रक्चर सेम था, नेम नहीं पता था, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, दैट्स द गुड थिंग। अगर रोहित ने स्ट्रक्चर सही निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं, नेम अब याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब नेम याद हो जाना चाहिए, बाद में नेम गलत नहीं होना चाहिए। तो BR के साथ लगाएंगे भाई, बी प्रोडक्ट हमारा बन गया। बी प्रोडक्ट बनने के बाद KCN से सक्सेस में KCN करता है, ब्रोमीन को हटाकर साइनाइड जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। SN1 SN2 कोई भी मैकेनिज्म, SN1 लेंगे यूनिमोलिकुलर, ब्रोमीन के साथ हटके ये जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ में, एसिडिक वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। ये रिएक्शन भी आपके ही इसी 12th क्लास के इसी लेसन के अंदर आती है। सारी रिएक्शन बेस्ड याद करने वाला मेमोरी बेस्ड था, अलग अलग टाइप में, बस उसको घुमा फिरा के रखा हुआ था। तो डी प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्स। अब यहाँ से देखो रिएक्शन याद की जा सकती है, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पानी के साथ, एसिडिक पानी के साथ रिएक्शन कराओगे उसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। यस, सबको समझ में आ गया बेटा। तो सक्सिनिक एसिड बनेगा। डी जो हमारा प्रोडक्ट है, डी आंसर नहीं है, डी प्रोडक्ट जो है वो सक्सिनिक एसिड बनता है, और इसी का नाम सक्सिनिक एसिड है। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पी बताना आपको प्रोडक्ट। तो RMgX, तो RMgX बना देगा, सीधा सीधा है यार। RMgX, क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम को फंसा दो, फिर उसको एथेनॉल से रिएक्शन करवाएंगे तो पी बनेगा। एथेनॉल से रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, RMgX R नेगेटिव बनाता है, याद रखना। R नेगेटिव एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ये सोचना। जल्दी से आंसर बताइए मुझे, क्या बनेगा। आ रहा है किसी को, सोचो जरा। चलो मैं बताता हूँ फिर, है ना, डोंट वरी, लेकिन बोल दिया करो आप लोग कि नहीं आ रहा है तो। देखिए क्या हो रहा है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये तो मैंने बताया था आपको, MgCl बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एथेनॉल के साथ जस्ट ट्रीट करवाते हो तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ना, यहाँ से MgO C2H5, ये OC2H5,
ये और Cl इसके साथ लग जाएगा, पूरा ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ R बनेगा, एल्केन बन जाएगा, सीधी सी बात है। एथेनॉल अपना, इसका मतलब है कि एथेनॉल अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ये क्या बनता होता है ये मैं बता देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है, RMgX, यहाँ से याद रख लेना, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है, आपको R नेगेटिव डोनेट करता है ग्रिग्नार्ड रीजन, प्लस Mgx जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन देता है। अब अल्कोहल H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, तो यहां से H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यानी आपका ये जो बचा था पेंटागनल रिंग, इसके साथ यहाँ पर H जुड़ गया, बस कुछ नहीं हुआ और बाकी सब गायब। एथेनॉल का जो, देखो एथेनॉल का वो नेगेटिव पार्ट था, ये इसके साथ मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, और इसके साथ क्लोरीन तो पहले से जुड़ा हुआ था मैग्नीशियम के साथ, तो ऐसा ही रहेगा। तो हुआ क्या, ये अब आपके सामने है। यस, क्लियर है बेटा सबको, यस है ना? ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट R नेगेटिव देता है, बस इतना याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये याद हो गया तो काफी सारी रिएक्शनों में बहुत सारी हेल्प मिलती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट R नेगेटिव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन इज, सी प्रोडक्ट बताना है। तो भाई कार्बन की चेन है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक, A बनेगा, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, B बनेगा, हीट करेंगे अल्कोहल एक्वस के साथ। देखो ये एक्वस है, तो अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक KOH के साथ में तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, डबल बॉन्ड बनेगा, यार डबल बॉन्ड बना दो, ये लो, ये आपका बन गया A। फिर इसके बाद HBr के साथ रिएक्शन करवानी है, सिर्फ HBr के साथ, डबल बॉन्ड में HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होता है, मार्कोनी एडिशन, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके ऊपर जुड़ेगा ब्रोमीन। तो डबल बॉन्ड यहाँ था, तो सोचने वाली बात है, पहले ब्रोमीन उड़ा दिया, फिर ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, ये बन गया B। यस, समझ में आया, और ये CH3 हो जाएगा। B प्रोडक्ट तक तो मैंने बता दिया। अब मैंने बोला था कि अल्कोहलिक क्या करता है, डबल बॉन्ड बना देता है, और एक्वस वाला क्या करता है, बता दो अब। सर OH देगा। OH देगा, तो जहां ब्रोमीन था ब्रोमीन हटा के OH जोड़ देगा। तो ब्रोमीन कहाँ था, सेकंड पोजीशन पर था, सेकंड पोजीशन पर OH लग जाएगा। अब बताओ क्या बनेगा वो। सर प्रोपेन टू ऑल। यस राइट, ये तो डी आ रहा है। रोहित इज राइट। यस यस, सबको समझ में आया? सेम टू सेम मैकेनिज्म में है, बस जगलिंग करनी है हमें, जैसे वो कहते हैं ना बैलेंस करना है, एक मैकेनिज्म, एक रिएक्शन वो थी, एक ये थी, दोनों को याद करके दोनों को एक साथ अप्लाई करना है, इसी को जगलिंग बोलते हैं। जब ये आपको आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना? हो गया, बढ़िया बेटा विवेक, आपका भी हो गया ना। तो अगर आप रिएक्शन याद करोगे ना अच्छे से और फिर क्वेश्चन लगाते हो, सेम रिएक्शनों के बेस पर है, एक क्वेश्चन नहीं लगता तो क्वेश्चन ही याद कर लो, उसी में रिएक्शन याद हो जाती है। अच्छी बात ये होती है, समझ गए ना? जैसे अल्कोहलिक क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और ये एक्वस क्या करता है, वो OH लगाता है, एक्वस वाला OH लगाएगा, अल्कोहलिक वाला डबल बॉन्ड बनाएगा, बस ये याद होना चाहिए। HBr हमें पता है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा HBr के साथ, तो अगर वो परऑक्साइड देता तो हमें पता है एंटी मार्कोनिफ लगता, वो कुछ नहीं है तो मार्कोनिफ लगेगा। तो यानी ब्रोमीन यहाँ से हटकर यहाँ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड बीच में बनता है, और फिर उसके बाद ये इस ब्रोमीन को हटाकर OH लगा देता है, ये प्रोडक्ट है ना? सोचने में, अगर रिएक्शन याद है, सोचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर रिएक्शन याद नहीं है तो सोचने में बहुत सारा टाइम लगता है ना? और फिर वो आंसर भी गलत हो जाता है। तो देखो भाई, सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने बना रखा है लास्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन के अंदर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है भाई, CH3Br, सोडियम के साथ CH3Br, दोनों तरफ R, तो यहाँ याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, RX प्लस सोडियम, दो सोडियम है इसमें, प्लस में फिर से RX। तो ये क्या करता है, ये भी ना ध्यान देना, ये भी सोडियम से R नेगेटिव देता है, यानी ये X पॉजिटिव यहां से चला जाता है, R नेगेटिव, ये भी R नेगेटिव है। R नेगेटिव के साथ क्या होता है, R नेगेटिव देगा, नहीं ये कुछ और करता है, BR जुड़ा हुआ ना, NaBr, ठीक है, ये कुछ और करता है, सॉरी ये R नेगेटिव नहीं देता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस R और इस R को जोड़ना है, ये दोनों R, मतलब अगर जितनी भी कार्बन की चेन, अगर ये कार्बन की चेन और ये कार्बन की चेन है तो ये डबल हो जाएगी, तो ये कार्बन की चेन डबल हो रही है, देखो दो दो मॉलिक्यूल सेम टू सेम ऐसे जुड़ेंगे, और Na क्या करेगा, Br नेगेटिव को ले जाएगा, तो R पॉजिटिव डोनेट करता है एक्चुअली, ठीक है, NaBr, Na पॉजिटिव, और फिर ये क्या करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ठीक है, इस तरह से ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और उधर से NaBr अलग हो जाएगा। ये कुछ वैसे करता है, यानी सोडियम इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, पहले R पॉजिटिव अलग होता है,
क्लियर है बेटा सबको? ठीक Yes. है, मैकेनिज्म आए ना आए कोई बात नहीं, रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखना कि दो आर ऐसे होते हैं, दो आर जो कि अलग होते हैं, इसमें गड़बड़ मत कर देना, वरना अगर गड़बड़ होगी तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे आएंगी आर के साथ सीधा एच लग जाएगा एल्केन, लेकिन ये क्या करता है आर के साथ लंबी चेन, दूसरा आर जोड़ के लंबी चेन बना देता है। ये डिफरेंस है वुड्स रिएक्शन में। विद द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो आपके सामने अब वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल अभी बता दो फटाफट, ये आंसर सबको आना चाहिए। सभी B. बी देखो, एक में हाइड्रोजन है, एक में केसीएन, एक में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो आरएमजीएक्स बनाएगा, तो बी वाले में सोडियम है और आर बन रहा है, यही एग्जांपल मैंने लिखा था। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास है ये। ठीक है, हेलोएरीन्स, हेलोजन के साथ एरीन्स, एरीन्स का मतलब हेलोजन जुड़ा है बेंजीन के साथ। विवेक ने पूछा था सर एरीन क्या होते हैं ना, एलाइल और एरीन्स में डिफरेंस, एरीन ये होते हैं बेटा बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, सीधी सी बात है। बेंजीन के साथ में जब हेलोजन जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेलोएरीन्स। आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट देखें प्रेपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स है, तो प्रेपरेशन कैसे करते हैं भाई, क्लोरीन जोड़ दो AlCl3 के साथ में, AlCl3 के साथ क्लोरीन जोड़ते हैं तो क्लोरीन पॉजिटिव आयन बनता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। ये वाला मैकेनिज्म सबने 11th क्लास में किया होगा, पक्के तौर पर करवाया होगा, किसी को याद ना हो तो अलग बात है, बहुत फेमस और बहुत कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मैं आपको यहाँ ये करवाने वाला हूँ फिर से, ठीक है, ध्यान से देखना आप इसको। मतलब क्लोरीन जोड़ना हमने, AlCl3 जरूरी है, इसमें क्या करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये याद करने की जरूरत नहीं होती है। AlCl3 का क्या काम है, एक क्लोरीन नेगेटिव को एल्यूमिनियम जोड़ देगा तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। क्यों जोड़ता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, गुड लेविस एसिड होता है एल्यूमिनियम, पूरी फैमिली बोरोन फैमिली लेविस एसिड होती है, उनके पास एक लोन पेयर एक ऑर्बिटल फ्री ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, तो जो फ्री ऑर्बिटल खाली पड़ा उसके अंदर ये क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, कर लिया, जुड़ गया, AlCl4 नेगेटिव बन गया। अब क्लोरीन पॉजिटिव आ गया, हमें इससे मतलब था इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लाइक ये करेगा, समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव क्लोरीन का एटम बहुत मुश्किल से मिलता होता है, AlCl3 इसमें हेल्प करता है। अब ये बेंजीन में क्या करेगा, डबल बॉन्ड, बेंजीन में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो किसी भी डबल बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेगा, किसी एक डबल बॉन्ड को, 3 डबल बॉन्ड है, एक को अट्रैक्ट कर लिया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चला गया, यहाँ था ना डबल बॉन्ड, ये यहाँ चला गया, तो क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो यही है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला था, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर रह गया, ये इलेक्ट्रॉन सेम रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप यहां तक समझ में आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। H तो सभी जगह लगे हुए हैं, ये जो H दिखा रखे हैं बेंजीन में सब जगह पर H होते हैं, तो ये दिखाए ना दिखाए, इस H को भी ना दिखाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ गया बेटा, ये sp3 कार्बन बन गया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसको भी मत याद करो, ये पूरा का पूरा आप रब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से इधर खिसक गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ई इसका इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले गया, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड टूट गया और पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये स्टेप सबको यहां तक समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है, Yes, sir. में साथ में बना लेना, बिल्कुल आसान स्टेप है। अब ये रेजोनेंस घूमता रहता है, देखो ये इधर से ऐसे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, फिर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा और ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी बस। यानी H अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन छीनेगा और H अपना इलेक्ट्रॉन देके उसकी भरपाई कर देगा, बस यही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो यहाँ देखो भाई, ये डबल बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है, ये रेजोनेंस घुमा रहा और कुछ नहीं कर रहा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमता रहता है कई देर तक, ठीक है, ताकि ये स्टेबलाइज रहे, इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से जुड़ने का मौका मिल जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर घूमता रहता है ना कि इधर। अब उसके बाद क्या होता है, ये H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, ये वाला H इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, डबल बॉन्ड फिर से बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल परमानेंटली जुड़ जाता है, H रिप्लेस हो गया, तो H रिप्लेस हो गया तो H क्या करेगा,
H जो था देखो AlCl3 में Cl नेगेटिव था ना, AlCl4 में Cl नेगेटिव था, वो नेगेटिव इस H के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। AlCl3 हमारा फिर से बाहर आ गया जो AlCl4 बना रहा था। समझ में आया बेटा? यानी फिर से HCl रिलीज हो जाएगा। ये HCl का H जो है वो यहाँ वाला है और Cl नेगेटिव जो है वो सबसे शुरू में AlCl3 ने लिया था। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में गए, बेंजीन पर अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, हाइड्रोजन को हटाया, खुद जुड़ गया। मैकेनिज्म ऐसे होगा, आपको याद करना है। क्लियर है? AlCl3 की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बस इतना याद रखना, ठीक है? ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। सैंडमियर रिएक्शन, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन करते हैं और फिर इसको खत्म करेंगे। तो सैंडमियर में भी वही मैकेनिज्म वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, सैंडमियर में ये बन रहा है डायजोनियम साल्ट। क्या होता है डायजोनियम साल्ट? थोड़ा मैं एक्सपेंड करके बता देता हूँ। ये अमाइन वाले लेसन में बहुत इंपॉर्टेंटली आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। बेंजीन के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है। ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ में। इस नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर भी है। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब इसका लोन पेयर गया हुआ है कहीं पर भी। अब पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल ही तो है। इसके साथ में हैलोजन नेगेटिव आयन लगा होता है, तो हैलोजन नेगेटिव की जगह आप Cl नेगेटिव लगा दीजिए याद रखने के लिए। तो ये होता है डायाजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट। डायाजोनियम बोल सकते हैं या डाईएजोनियम बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। क्लियर है बेटा? डाइजोनियम। इसको दिखाते कैसे, देखो N2 लिख रखा सीधा उसने, मैंने उसको बॉन्ड पर प्रेजेंट करे कि N2 पर नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, N2 X पर नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। है ना? क्या बेटा? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। एनिलिन, बेंजीन पर NH2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं इस पे इंपोर्टेंट भी लिख रहा हूँ, याद कर लेना बहुत अच्छे से। एनिलिन, इसको एनिलिन बोलते हैं बेंजीन पर जब NH2 NaNO2 और HCl, HX कह लो या HCl कह लो, जब इनके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो डायजोनियम साल्ट बन जाता है। डायजोनियम साल्ट बहुत सारी रिएक्शनें करवाने में हेल्प करता है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायजोनियम साल्ट बनाना सीखिए, फिर उसके बाद बहुत सारी रिएक्शनें अपने आप हो जाएंगी, है ना? तो देखिए अब ये कौन सी रिएक्शंस करवाता है। तो डायजोनियम साल्ट, ये रहा डायजोनियम साल्ट, अगर कॉपर 2 और Cl2 Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसी को बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन, ये नाम है इस रिएक्शन का, सैंडमियर रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, X जुड़ जाता है, ये वाला X जुड़ता है। अब ये मत समझना कि ये वाला X जुड़ जाएगा डायजोनियम का, नहीं, ये वाला X जुड़ जाएगा इसके ऊपर और यहाँ N2 बिल्कुल अलग हो जाएगा। X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ने के काम आता है। X में हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ेगा, आयोडीन नहीं जुड़ेगा, फ्लोरीन भी नहीं जुड़ेगा, उसके लिए अलग रिएक्शंस है। तो सैंडमियर ने क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ना सिखाया था। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये नेगेटिव एक्स का क्या होगा? नेगेटिव एक्स तो बेटा स्पेक्टेटर आयन बोल सकते हैं इसे। स्पेक्टेटर आयन का मतलब सॉल्यूशन में घूमता रहेगा, हमारा जो भी सॉल्वेंट होगा ना उसके अंदर घूमता रहेगा। पानी हो उसमें भी घूमता रहेगा, खैर पानी के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है, वट एवर द सॉल्वेंट वो घूमता रहेगा, ठीक है। जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही घूमते रहते हैं, बाद में उनको जब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं प्रोसेस से, तो उसके बाद मतलब आप लोगों को बेसिक सिखाया है कि इससे ये बनता है, इसे याद कर लो। अब उस सॉल्यूशन में और भी बहुत कुछ बनता है, वो चीजें तो आपको बताई ही नहीं जाती है एक्चुअल में, समझ गए। N2 हवा में उड़ जाता है, तो वो चीजें जो घुल रही हैं सॉल्यूशन में, बाद में उसको अलग करने के सेपरेशन टेक्निक सिखाए थे। आपका बेसिक्स है ना 11th-12th, जब आप MSc लेवल पर पहुंचते हो तब बताया जाता है, सेपरेशन टेक्निक्स भी आती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं उसे, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब चीजों को अलग करने की केमिस्ट्री क्या है, समझ गए। तो यस सर। वहां पर वो चीजें सिखाई जाती हैं, तो आपकी क्लास के अंदर वो नहीं होती है, ठीक है। कहीं कहीं छोटी मोटी रिएक्शंस में ऐसा हो भी सकता है। गैटरमैन रिएक्शन, अब देखो भाई सेम रिएक्शन थी लेकिन गैटरमैन ने इसको थोड़ा बेटर कर दिया। Cu2, सैंडमियर ने क्या किया था, Cu2Cl2 था, ये था सैंडमियर में। गैटरमैन कहता है कॉपर के साथ सीधा HCl जोड़ो, Cu2Cl2 यूज मत करो, कॉपर के साथ सीधा HCl जोड़ो तो आपको सीधा Cl मिल जाएगा। अगर Br जोड़ोगे तो सीधा Br मिल जाएगा।
मतलब आपको ये प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, कॉपर प्योर फॉर्म में अकेला कॉपर भी यूज कर सकते हो। सैंड मियर की जगह गेटरमैन थोड़ा बेटर उसमें आ गया। क्लियर है? तो ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो और क्लोरीन भी जोड़ सकते हो डायजोनियम साल्ट में, बाकी सब हट जाएगा। तो सेम प्रोडक्ट है, बस रिएक्टेंट बदल दिया कि यहाँ Cu2Cl2 और यहाँ Cu2Br2 यूज करने की बजाय आप सिर्फ कॉपर यूज करके HCl यूज कर लो और कॉपर यूज करके HBr यूज कर लो, प्रोडक्ट सेम आएगा। क्लियर है? गेटरमैन रिएक्शन समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब आगे देखते हैं बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन। भाई बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन क्या कहती है? अब ये रिएक्शन ना ध्यान देना, NaNO2 और मैंने क्या बोला था, NaNO2 और HCl से अगर रिएक्शन करवा देते तो डायजोनियम साल्ट बनता है। ये HCl से रिएक्शन नहीं करवा रहा, ये HbF4, ये भी एसिड होता है, HbF4 इससे NaNO2 की, तो बनेगा तो डायजोनियम साल्ट। लेकिन पहले क्लोरीन नेगेटिव बाहर लग रहा था हमारा HCl की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर क्या लग रहा है, H को हटा दिया, BF4 नेगेटिव आयन बाहर लगेगा। मतलब क्या है ये है तो वही बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन के अंदर, बस फर्क क्या होता है, वो BF4 4 फ्लोरीन है जो बाहर लगेंगे, तो BF3 और एक F नेगेटिव जो होगा वो डायरेक्टली N2 यहां से जाएगा, F नेगेटिव डायरेक्टली यहां पर जुड़ जाएगा, N2 चला जाएगा और BF3 अलग हो जाएगा। इसके अंदर F नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट बेंजीन पर जुड़ जाता है। समझ में आ गया? वो बाई प्रोडक्ट की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर है? हीट करने पर तो फ्लोरीन जोड़ने का तरीका आपको HbF4 शुरू से ही, डायजोनियम साल्ट को बनाना ही अलग तरीके से होगा। HCl वाला डायजोनियम साल्ट नहीं बनाएंगे हम, HbF4 वाला डायजोनियम साल्ट बनाएंगे। N2 तो वही रहेगा, लेकिन Cl नेगेटिव जो बाहर लगा था उसकी जगह BF4 नेगेटिव जोड़ना है अपने को, और वो BF4 नेगेटिव जब हीट होता है तो हमारे पास फ्लोरीन जुड़ जाता है और BF3 अलग हो जाता है। वाई मैकेनिज्म है बेटा, और फ्लोरीन के केस में हमें पता, फ्लोरीन को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता सैंड में रिएक्शन, और उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, HCl और HF को आप डायरेक्टली अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो एग्जॉस्टिक हो जाएगी वो रिएक्शन, और फ्लोरीन इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। समझ में आ गया? जैसा कि पहले हमने बात की थी, समझ में आया? रोहित F पॉजिटिव होगा ना, F नेगेटिव होगा बेटा, पॉजिटिव नहीं होगा, F नेगेटिव अटैक करेगा उसमें। ठीक है, तो रोहित से बात कर रहे थे, ठीक है। F पॉजिटिव नहीं, वो F नेगेटिव उस पर अटैक करेगा। BF3 को बाहर निकाल दिया तो F नेगेटिव भी बचा। F नेगेटिव ने अटैक किया भाई इसके ऊपर, यहाँ जिससे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ से ले जाता है और N2 अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है यहाँ से, याद रख लेना। ठीक है, तो ये है हमारी बाल्ट-स्कीमैन रिएक्शन। क्लियर है सबको? याद करनी पड़ेगी, ध्यान से याद कर लेना। ये एमाइन में सारी रिएक्शनें सेम है। एमाइन वाला लेसन, पहले लेसन में एमाइन वाला 30% लेसन एमाइन वाला कंप्लीट हो जाता है। इट्स 30% ऑफ एमाइन। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन विद किया है। अगर आयोडीन जोड़ना हो तो हमने जोड़ दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन भी जोड़ दिया। आयोडीन जोड़ना हो तो डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन Ki से करवाते हैं। Ki से करवाओगे तो आयोडीन जुड़ेगा, हीट कर दो Ki के साथ रिएक्शन करवा के। क्लियर है सबको? सीधी रिएक्शन, आसान है, ये भी उसी में आएगी, यानी कि अमाइन वाले लेसन में फिर से आएगी। तो यहीं पर याद करोगे तो अमाइन वाला लेसन भी कवर हो रहा है। अब आता भी एक डव प्रोसेस। देखो क्लोरीन को यहां से हटाकर उसके साथ OH जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बेंजीन के ऊपर से क्लोरीन नहीं हटा सकते। हमने जनरली क्या किया था, RCl था, इसमें डायरेक्ट C2H5OH की रिएक्शन करवा दी तो OH यहाँ पर जुड़ जाता है और क्लोरीन यहाँ से चला जाता। बहुत आसान था। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में से क्लोरीन को हटाना बहुत आसान है, लेकिन अगर क्लोरीन बेंजीन पर जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन को नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेंजीन पर जोड़ने पर क्लोरीन पर क्या बनेगा, पहले तो कार्बोकेटाइन बन रहा था, R पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्लोरीन बाहर निकल गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल भी होता है कार्बन पर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन अगर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज बना, सोचिए बेंजीन पर यहां पॉजिटिव चार्ज अगर बन गया, हाईली अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनता है बेंजीन पर, हाईली अनस्टेबल। इस वजह से क्लोरीन को बेंजीन से हटाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। डोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना? तो क्लोरीन को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्लियर है सबको?
अब एक और रीजन है, सिर्फ इतना नहीं कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा अनस्टेबल होगा, दूसरा रीजन भी देखिए। क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देती है बेंजीन को, लोन पेयर डोनेट करती है, जिससे क्लोरीन और बेंजीन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना और भी मुश्किल है, पहले ही मुश्किल था, डबल बॉन्ड तोड़ना और भी मुश्किल हो गया। तो क्या हुआ, अब तो डोन और भी ताकतवर हो गया, तो डोन को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझ में आ गया। लेकिन डोन को डोव प्रोसेस से हटाया जा सकता है, डोन को डोव, बड़ा डोन, डोन से याद रहेगा डोव प्रोसेस। क्लियर है। अब डोव प्रोसेस में क्या करते हैं भाई, 11 मुल्कों की पुलिस की जगह अगर सारा अंडरवर्ल्ड, सारा अंडरवर्ल्ड कह रहा हूं, सारा वर्ल्ड जो है, सारे वर्ल्ड की पुलिस मिल जाए तो, और सबके सब कहें कि आज तो डोन को छोड़ना ही नहीं है, तो फिर डोन भी हट जाएगा, मान जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई मैं हट रहा हूं। समझ गए ना। तो डव प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर इट्स, मतलब होती है ड्रेस्टिक है, ये आसान सीधी सीधी नहीं होती, याद रखना। देखो टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर और प्रेशर में NaOH को जब डालते हो, अल्कोहल नहीं डालेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचो अल्कोहल का OH यहाँ जुड़ जाएगा सर, है ना, मतलब अल्कोहल बना रहे हैं सॉरी इसमें, तो OH को अगर हम इसमें रिप्लेस करना चाहें तो ये कर देगा, क्या करेगा, ONA बनाएगा, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा, वो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन इसके ऊपर जोड़ देगा, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, H बन गया ना, ये फिनोल बन गया, फिनोल तो एसिडिक होता है, और यहाँ बेस था तो ये H ले जाएगा, बेस, यानी बेस से फिर से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ Na जुड़ जाएगा, ये Na इसलिए, मतलब ये फिनोल बन गया था, बट फिनोल एसिडिक होता है तो उसने अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया NaOH को, और उससे Na को ले लिया, तो इसलिए एक्चुअल में तो यही हमारा बन चुका है यहीं पर। बट हमें एग्जैक्ट फिनोल बनाना है तो हमें डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा के H को वापस जोड़ना होगा, Na को वापस लेके आना होगा अपनी लाइन पे। तो इस तरह से डोन को डोव प्रोसेस से हटाया जा सकता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, और इनका पॉजिटिव आयन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ये मैं लिख भी लाऊं, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव आयन हाईली अनस्टेबल होता है तो इसलिए इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो डोन के लिए डोव प्रोसेस। क्लियर है बेटा सबको ये? यस रिएक्शंस हैं, याद तो करनी ही पड़ेंगी, ऐसा मत समझना कि बस हमें समझ आ गया तो काम चल जाएगा, याद किए बिना कुछ नहीं होने वाला, पेपर में तो याददाश्त ही काम आती है बेटा। सॉरी। तो यहाँ देखिए अब रिएक्शन आ रही है, अल्काइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर्ड टू एराइल अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, बेंजीन वाले हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं अल्काइल हैलाइड के मुकाबले, यही तो रीजन समझा रहा था। क्यों? फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बो एनायन, कार्ब एनायन नेगेटिव आयन बनता है, नेगेटिव आयन तो बनता ही नहीं यार, पॉजिटिव आयन बनेगा उसमें। लोंगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड शॉर्टर होता है, छोटा होता है, डबल बॉन्ड होता है वो। इंडक्टिव इफेक्ट, sp2 hybridized carbon attached to the halogen, हैलोजन से sp2 कार्बन अटैच होता है, ये एक और रीजन है, आप ये कह सकते हैं। कैसे? देखो बेंजीन रिंग है, ये तीसरा रीजन कह सकते हो, कार्बन के साथ हैलोजन डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, इसके 1 2 3 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 में s कैरेक्टर जो होता है ज्यादा होता है। अब देखो sp3, s कैरेक्टर निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान देना। sp3 टोटल ऑर्बिटल है 4, 100 को 4 से डिवाइड कर दिया, 25% ईच, समझ में आ रहा है? 4 ऑर्बिटल। sp2 3 ऑर्बिटल है, 100% को 3 से डिवाइड कर दिया, 33.3% s कैरेक्टर। sp में 2 ही ऑर्बिटल है, 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 50% s कैरेक्टर। s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, sp2 में ज्यादा होता है sp3 के मुकाबले, s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्लोरीन और कार्बन एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे, ज्यादा पास होंगे तो डोन को हिलाना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? क्लोरीन इज द डोन हियर। ये भी एक रीजन है कि वो ज्यादा पास होते हैं। दूसरा, क्लोरीन उससे डबल बॉन्ड बना लेती है तो और पास हो जाते हैं। तीसरा, अगर फिर भी हमने हटा दिया क्लोरीन को और पॉजिटिव चार्ज बन गया बेंजीन पर, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबल कोई करने वाला ही नहीं है, इसलिए बेंजीन फिर से क्लोरीन को जोड़ देती है, फिर से डोन उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशंस होती हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन हियर।
ठीक है भाई, क्लियर है सबको? एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही डबल बॉन्ड वाला करेक्टर भी इसने दिखा रखा है। ठीक है, आगे देखो भाई, हैलोजिनेशन। तो हमने क्लोरीन को हटाना तो सीख लिया, लेकिन क्लोरीन को हटाने के अलावा क्लोरीन लगा रहने दें, तब हम हैलोजन एक और क्लोरीन जोड़ना चाहें या ब्रोमीन जोड़ना चाहें तो क्या करेंगे, है ना? तो सिंपल सिंपल एल्काइल हैलाइड, सॉरी एनहाइड्राइड FeCl3, FeCl3 को यूज करते हैं, तो वो भी क्लोरीन का क्या करता है, एक क्लोरीन नेगेटिव ले लेता है और क्लोरीन पॉजिटिव बन जाता है। अब क्लोरीन पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पर अटैक करके वही प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, सेम प्रोसेस, सेम मैकेनिज्म जो हमने पीछे किया अभी अभी, है ना? लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्लोरीन जो है, जो पहले से लगा क्लोरीन है ना, वो डायरेक्शन को डोमिनेट करेगा, वो बताएगा कि दूसरा क्लोरीन आएगा तो वो कहां जुड़ेगा। पहले से लगा क्लोरीन वो डिफाइन करेगा आने वाले क्लोरीन की पोजीशन। कैसे? तो पहले से ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन कहेगा उसे ऑर्थो या पैरा पर जुड़ जा। ऑर्थो या पैरा पर जुड़ने का मतलब है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा हो, बेंजीन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप बैठा हो, मिल रहे हो, तो बेंजीन फिर इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, ये तीन पोजीशंस के ऊपर बेंजीन आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर देती है। मतलब कहती है कि भाई इन तीनों में जुड़ जा जहां जुड़ना है। सिंपल याद करने का मेथड बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म भी होता है, हम उसके डिस्कस में नहीं जाएंगे। तो सीधी बात, ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा, तो एक हमने ऑर्थो पर जोड़ दिया, एक पैरा। ऑर्थो पर जोड़ेंगे, माइनर लिखा हुआ है वहां पे, क्यों माइनर हुआ भाई? दूसरा ऑर्थो खाली है, वहां भी जुड़ सकता है ना? माइनर क्यों है? क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन पास आ गए, एक दूसरे को स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे, भीड़ मच जाएगी, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। तो नीचे जुड़ना ज्यादा आसान है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है बेंजीन के पास, तो वो दूसरे ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पर जोड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बैठा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन छीन रहा है कोई बेंजीन से, तो वो मेटा पर जोड़ेगा। फिर एक ही पोजीशन बचेगी ना, मेटा, मेटा की दो पोजीशन, यानी यहां जोड़ेगा। अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अगर बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला बैठा है, तो मेटा के ऊपर जुड़ेगा ग्रुप आने वाला। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑर्थो और पैरा पर एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को। ये बात समझ में आ गई सबको? सीधा याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना याद जरूर रखना। इसका मैकेनिज्म कभी फिर करना हो तो वो किया जा सकता है। नाइट्रेशन देखो HNO3, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑर्थो और पैरा, क्योंकि बैठा तो क्लोरीन ही है ना, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला या तो ऑर्थो पर जोड़ेगा या पैरा पर जोड़ेगा। तो ये भी ऑर्थो पैरा, और ये वाला मेजर होगा इसमें भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाला तो इन दोनों का स्टेरिकली हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रेशन हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ हीट करते हैं, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड। ये भी ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करेगा, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। HSO3 जुड़ता है H2SO4 में, HSO3। यस, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर कोई CH3 ग्रुप जोड़ना हो तो फ्रिडल क्राफ्ट यानी कि AlCl3 को, वही AlCl3 क्लोरीन नेगेटिव को ले जाएगा और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये भी क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्लोरीन पहले से बैठा है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा वो, या पैरा पर, इन तीनों में से एक पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी। ऑर्थो पर माइनर होगा, पैरा पर मेजर होगा। सेम वही प्रोसेस है। CH3 को AlCl3 ले गया, AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रीएजेंट है। जरूर नहीं कि क्लोरीन के साथ ही करे रिएक्शन, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। हाँ, कोई भी हैलोजन, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जनरल बात है कि क्लोरीन अगर हम जोड़ें तो ऐसा होगा, जनरल एग्जांपल है। ठीक है विवेक बेटा? ठीक। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये ऑर्थो पे माइनर क्यों होगा? ऑर्थो पर माइनर, क्योंकि ऑर्थो पर भीड़ हो जाएगी ना। देखो यहाँ क्लोरीन बैठा है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास में, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और ये CH3 ग्रुप के भी ये पंख से फैला के बैठा होता है, 3 हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ नहीं आना चाहेगा, CH3 कहेगा कि मुझे यहीं भेज दो। ठीक है, ऑर्थो पर स्टेरिकली हिंड्रेंस, ये पास हो गए ग्रुप, दैट इज वाई। समझ गए? हर केस में सेम है। क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई,
अब इसने फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा है, एसाइल ग्रुप, ये क्लोरीन एसाइल होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, इसके साथ अगर CH3 जुड़ा हो तो इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो जरा, ये क्लोरीन तो AlCl3 ले जाएगा, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट है, तो बचा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, ये पॉजिटिव आएगा तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा, लेकिन क्लोरीन पहले से बैठा है तो क्लोरीन इसकी पोजीशन डिफाइन करेगा, या तो ऑर्थो पर जोड़ेगा या पैरा पर, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ऑर्थो या पैरा पर जोड़ना चाहेगा उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ भी ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा, यहाँ भी वही माइनर होगा ऑर्थो वाला और पैरा वाला मेजर, सेम रीजन COCH3 फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ गया फ्रिडल क्राफ्ट रीएजेंट की हेल्प से, AlCl3 की हेल्प से, मैकेनिज्म पीछे वाला ही फॉलो होगा सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए, तो अब हम अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में A और B में आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आइडेंटिफाई क्या होने वाला है, ये है H इंटू न्यू के साथ क्लोरीन जोड़ना है, तो बेंजीन पर नहीं जुड़ेगा, इस CH3 पर जुड़ेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, याद रख लेना, A बन गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हीटिंग दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, B बनेगा। बताओ क्या बनने वाला है, क्लोरीन जुड़ेगा और उसके बाद क्या बनेगा, C, क्लोरीन जुड़ गया A में तो सही है, CHCl3 बनेगा, CH2Cl बनेगा, CH2Cl2 CH2CHCl2, 2 क्लोरीन जुड़ सकते हैं क्या, ये भी ध्यान रख लेना, एक नहीं 2 क्लोरीन भी तो जुड़ सकते हैं, वहां पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन तो भाई B, C और D तीनों में दे रखे हैं। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्लोरीन जुड़े हुए का हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या होता है, सोचो जरा, ये वैसे थोड़ा सा उस लेसन का है जो हमने किया नहीं है, एटलीस्ट अगर आप सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BCD में से कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, है ना, BCD इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। डी, देखो भाई मैं एक चीज बताता हूँ, चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान देना जरा इसके ऊपर। एक क्लोरीन आप जोड़ रहे हो ना, ये COCl तो नहीं जुड़ सकता, CO तो है ही नहीं यहाँ पे, CH2Cl ये जोड़ सकते हो, कोई बच्चा ये कह सकता सर C बनेगा, उसके बाद ये एल्डिहाइड बन रहा है, बट याद रखना 2 क्लोरीन है तो कम से कम यहाँ पे HCl2 बनेगा, 2 क्लोरीन है ना एक एटम में, अगर वो यहाँ 2 लिखता तो और अलग बात होती, तीनों उड़ जाते, लेकिन कम से कम 2 बनेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब इसमें बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, क्लोरीन को हटा के OH जोड़ रहे हो, ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है, आपको पता हो एल्डिहाइड बनता होता है, ये इसलिए मैंने बोला था एल्डिहाइड वाला लेसन अभी हमने किया नहीं, तो एल्डिहाइड विल बी द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ 2 क्लोरीन जुड़े हैं और इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो हीट करके, तो दोनों क्लोरीन उड़ जाएंगे, 2 OH जुड़ेंगे यहाँ पर, 2 OH फिर से एक पानी उड़ा देंगे, C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, यानी कि CHO बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, CHO। तो राइट ऑप्शन विल बी B, CHO ग्रुप बन रहा है। यस, समझ में आया बेटा? अब देखो यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं एल्डिहाइड बनाने वाला रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन आ गई, यहीं पर याद करो उसे। इससे पहले हाइड्रोलाइसिस से हमने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया था, डिपेंड भी तो ये करता है ना विवेक बेटा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साइनाइड CN, ठीक है। और यहाँ पर क्या करवा रहे हैं भाई, यहाँ पर डाई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस में याद भी करते हैं हम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग पर्पस होता है बेटा, इट्स नॉट कि आपने एक चीज याद कर ली, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस और डाई क्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस तो अलग अलग होगा ना, डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा सीधी सी बात, हाइड्रोलाइसिस से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने वाला है, सिर्फ वो साइनाइड का करोगे तब बनेगा। तो दोनों रिएक्शन दिमाग में याद रखिए कि रिएजेंट क्या थे, रिएक्टेंट क्या थे, फिर प्रोडक्ट क्या था, ऐसे तीनों स्टेप याद करना होता है। नेक्स्ट देखो भाई, द रिएक्शन ऑफ टाउलिन क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रेजेंट है, टाउलिन मतलब बेंजीन पर CH3 लगा है, बेंजीन रिंग पर CH3 वो टाउलिन होता है, AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर कर रहे हैं, क्लोरीन
ठीक है। तो AlCl3 क्या करता है भाई, एक क्लोरीन ले लेगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज आपको बेंजीन पे लगाने, गिव X, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिव Y। अगर यही रिएक्शन लाइट में करवाते हैं तो Y देता है, X और Y बताने हैं। तो AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा, टाउलिन के साथ में क्लोरीन जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, कहाँ जुड़ेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है CH3 भी, तो ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा, क्लोरोटाउलिन। डी में दे रखा है ये ऑप्शन, तो रोहित ने सही पहचाना। और अगर सिर्फ H/न्यू में क्लोरीन को अगर आप सनलाइट में देते हैं तो क्या होता है, CH3 से क्लोरीन उड़ा के H और फिर क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि हमने पिछली रिएक्शन में भी किया था, यानी कि ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, सारे क्लोरीन मिथाइल बेंजीन। डी विल बी द राइट ऑप्शन, रोहित इज राइट। देखो जरा क्या होता है, ये बहुत अच्छे से याद करना। CH3 Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑर्थो या पैरा पर जोड़ देगा क्लोरीन को, क्योंकि ये क्लोरीन पॉजिटिव आयन बनाएगा। यहाँ एक और क्लोरीन है, ये इसको ले जाएगा और ये पॉजिटिव आयन इस पे अटैक करेगा। तो इस पे अटैक, ये जो CH3 होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो या पैरा पर जोड़ेगा। हमने ऑर्थो या पैरा पर जोड़ दिया, ये तो सेम प्रोसेस हो गई, क्योंकि AlCl3 लगा हुआ है। बट अगर AlCl3 ना लगाए, क्लोरीन को सिर्फ H/न्यू की प्रेजेंस में दे दो, तो क्लोरीन बेंजीन पे नहीं है, कहीं अटकेगी, वो तो CH3 वाले इसके H उड़ा के यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगी। ये रिएक्शन याद हो जाएगी ना सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ही चीज है लेकिन दो अलग अलग काम कर रही है ना। ये रिएक्शन बहुत बार आती है, आपके नॉर्मल एग्जाम में भी आती है। अगर आपने प्रीवियस जितने भी हमने टेस्ट लिए, अगर वो सारे टेस्ट सोल्व किए हो तो उन एग्जाम में बहुत सारी बार आई है, बहुत सारी बार, अलग अलग फॉर्म में, है ना। मैंने बहुत बार बच्चों को इसके बारे में बताया कि भाई ये वाली रिएक्शन जनरली आती है पेपर में, तुम इसका रट्टा मार लो तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर भी बच्चे उसका क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। अगर ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन पेपर भी पूरे कर लें, बहुत सारी रिएक्शनें रिपीटिंग आती हैं। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट एक और रिएक्शन है आपके सामने, बी फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी, एक्सेस के अंदर बेंजीन आपके पास, ठीक है, CH2Cl2 और AlCl3 लगा रखा, तो एक क्लोरीन ये ले जाएगा डेफिनेटली, फिर HNO3 A बनेगा कुछ, फिर HNO3 और H2SO4 के साथ B बनेगा, ठीक है। तो HNO3 और H2SO4 क्या करते हैं, अभी NO2 लगाते हैं, NO2, ये पक्की बात है, तो बेंजीन पर NO2 लगना चाहिए, सीधी बात। लेकिन उससे पहले ये CH2Cl भी लगेगा बेंजीन पर, तो CH2Cl और बेंजीन पर NO2 कैसे लगेगा, यहाँ दो दो बेंजीन जोड़ रखी हैं, यहाँ ऐसे भी जोड़ रखा है इन्होंने, ऐसे भी जोड़ रखा है, ऐसे भी जोड़ रखा है, सोचो कैसे जुड़ेगा। और ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो ये भी ऑर्थो पर लगा है, ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, इजंट इट। सी और डी सेम ऑप्शन नहीं है भाई, Yes, बताओ sir, शायद। क्या किसी को सी और डी में ऑप्शंस में गड़बड़ नहीं लग रही क्या, सी और डी मुझे तो सेम लग रहे हैं, आप लोग बताइए सेम है कि नहीं है, बता दो भगतों। शायद वो ब्रिज हेड गलत लगा रखा है, क्या है, वो जो बॉन्ड है ना ऊपर नीचे कर रखा है। सर सेम है। बिल्कुल सेम है यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को लग रहे हैं तो आपको भी थोड़े बहुत लगने चाहिए। देखो ये CH2 कार्बन है, ये भी CH2 कार्बन है, NO2 लगा हुआ है, यहाँ भी NO2 लगा हुआ है, ये दोनों C और D तो सेम है। एक ये ऑप्शन, NO2 यहाँ लगेगा, NO2 तो बेंजीन पर लगेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दो बेंजीन आपस में जुड़ने वाला तो कोई ऐसा कोई चांस है नहीं, हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है ना। तो यानी कि अब बचा क्या, C और D दोनों सेम ऑप्शन है, यही होना चाहिए। कैसे होगा बताता हूँ, AlCl3 क्या करता है, एक क्लोरीन ले जाएगा, तो बेंजीन पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ गया CH2Cl, जुड़ गया बेंजीन पर, कहीं पे भी जोड़ दो क्योंकि दूसरा तो कोई ग्रुप बैठा ही नहीं। अब फिर से AlCl3 क्या करेगा, इसका क्लोरीन भी ले गया इसका क्लोरीन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी बेंजीन पे अटैक करेगा और ये दूसरी बेंजीन पे भी कहीं पे भी जोड़ दो, तो दो बेंजीन आपस में CH2 से जुड़ जाएंगी, ये जुड़ गई। ये समझ में आया सबको, एक्सेस में उसने इसलिए बेंजीन दे रखी थी, दो बेंजीन आपस में जुड़ गई। कैसे, पहले तो AlCl3 जो है एक क्लोरीन को ले जाएगा और CH2Cl जुड़ गया बेंजीन पर। अब वो CH2Cl के पास में एक क्लोरीन था, वो एक और ले गया AlCl3, उसका क्लोरीन ले गया, पॉजिटिव चार्ज फिर से बन गया कार्बन का, वो फिर से दूसरी बेंजीन पे अटैक कर देगा, दोनों बेंजीन को आपस में CH2 से जुड़ जाएगा। अब हमें पता है H2SO4 और HNO3 क्या करते हैं, ये NO2 देते हैं, और कौन सी पोजीशन पर NO2 देते हैं, ये पैरा पर, यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो वो ऑर्थो या पैरा पर देंगे। अब ऑर्थो का ऑप्शन नहीं दे रखा इन्होंने, तो पैरा इज द राइट ऑप्शन। तो ये सी और डी दोनों राइट ऑप्शन है, सी और डी दोनों सेम है। यस क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, ये था, इसने पॉजिटिव चार्ज ये बनाया, बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, बेंजीन पर जुड़ गया। कहीं पे भी जोड़ सकते हो क्योंकि कुछ लगा ही नहीं बेंजीन पे, चारों तरफ से सेम है। अब फिर से नेक्स्ट ये जो बना, ये फिर से क्या करेगा, क्लोरीन को ले जाएगा और इस कार्बन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, कर दिया, दो बेंजीन आपस में ऐसे जुड़ गए, ये CH2 रहेगा बेटा, ठीक है, 3 नहीं है। HNO3 के साथ में NO2 जुड़ जाएगा, दैट्स इट, हमारा प्रोडक्ट आ गया। हाँ भाई समझ में आई रिएक्शन सबको, क्लियर है ना बेटा सबको? यस ठीक है, चलो 2-3 स्लाइडें और है हमारे पास, ज्यादा नहीं है अब, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब आगे आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, सीधी सीधी कुछ नहीं करना। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन थी ना RBr के साथ, RBr के साथ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक तो एराइल हैलाइड है यानी कि बेंजीन रिंग वाला, एक नॉर्मल वाला एल्काइल हैलाइड है। दोनों में क्या होगा, NaBr इसको बीच में से ले जाएगा, RR जुड़ेगा, RR दोनों में, ठीक है। लेकिन इसको वुड्स फिटिंग बोलते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग में सिर्फ दोनों बेंजीन होते हैं, दोनों बेंजीन, इधर भी मान लो अगर मैं यहां पर भी एक बेंजीन बना दूं, ये हो गया फिटिंग रिएक्शन, तो ये दोनों यहां बेंजीन बन जाएंगी, समझ में आ गया, ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। लेकिन अगर एक बेंजीन और एक का R है तो क्या हो जाएगा, ये वुड्स तो इसके लिए आया, फिटिंग बेंजीन वाले के लिए आया, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और वुड्स अकेले में क्या होता है, ये वाला एक ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा कार्बन की, नॉर्मल चेन हो तो वुड्स, और अगर बेंजीन हो तो फिटिग, दोनों बेंजीन है तो फिटिग, दोनों नॉर्मल चेन है तो वुड्स, और अगर दोनों का मिक्सचर है तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। समझ में आया है ना? एक से ही 2 रिएक्शन हो रही है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। ये मैं अभी बता चुका हूँ, फिटिंग में दोनों बेंजीन होंगी, बस दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बनेगा, फिटिंग, ठीक है। वुड्स फिटिंग में एक वुड्स वाला यानी कि एक नॉर्मल चेन और दूसरी बेंजीन रिंग, और वुड्स में दोनों नॉर्मल चेन होंगी, बस नाम बदला, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अब आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड आई थिंक सो, देखते हैं आगे कुछ होगा तो। इसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। भाई मैच किससे करेंगे, डाइजोनियम साल्ट है, CuCl2, सैंड मियर रिएक्शन नहीं है ये, Cu2Cl2 सैंड मियर, यस, याद है सबको। और Cu और HCl के साथ कौन सी होती है भाई, वो गेटरमैन होती है, तो ये वाला गेटरमैन है। हाँ बेटा याद है। अब वुड्स और फिटिंग ढूंढ लो यार, वो तो अभी अभी बताई है, वुड्स और फिटिंग, और आंसर बता दो मेरे को कौन सा होगा। वुड्स क्या होती है, सिर्फ कार्बन की चेन होंगी 2, ये रही कार्बन की चेन 2, वुड्स तो यानी कि वुड्स क्या होगी, ये सर वाली, डी होगा ऑप्शन। इसका तो C होगा, है ना। और दूसरी कौन सी है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक वाले में क्या होता है, दोनों बेंजीन रिंग होती हैं, तो ये होगा D। अब देखो जरा कौन सा ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, कौन सा मिल रहा है, डी A का दूसरा, B का चौथा, A का दूसरा, B का चौथा, C का पहला और D का तीसरा, कौन सा है, डी है सर। डी। डी, यस डी, ये रहा डी, है ना। समझ में आ गया, सिर्फ नेम रिएक्शन के ऊपर सीधा बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन दे देगा, आसान क्वेश्चन है ना। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर कीजिए, सभी को लिख कर, सभी रिएक्शनों को, जैसे ये लिस्ट बनाता है तो रिएक्शनों को लिख लिख कर वापस याद कीजिए। कोई याद नहीं है तो उसको ध्यान से अभी याद कर लीजिएगा, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, बस इतना आने पर समझ लेना कि हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन दे रखा, सैंडमेयर, गेटरमैन, वुड्स फिटिक, डी, ठीक है, दैट्स इट भाई, ये लास्ट स्लाइड थी, ओके देन, है ना। थैंक यू वेरी मच गाइज। तो भाई मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा, डीपीपी विद सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है, वो आप लोग कर लेना, वरना अभी मेरे को डीपीपी में 1 घंटा और लग जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस है आप लोग तंग ना हो, आज की डीपीपी में आपको भेज देता हूँ, ठीक है बेटा। क्लास ऑफ कर दूं? यस थैंक यू। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो डाउट बता सकते हैं, ठीक है। क्या हमारे साथ कोई और टीचर भी बैठे हैं क्या, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा भाई क्लास को ऑफ करने का। बाय बेटा बाय, थैंक यू। इसको डाउट है तो डाउट ले सकते हैं आप लोग, मेरे पास क्लास ऑप्शन का, क्लास को बंद करने का ऑप्शन है, आप सभी लीव कर जाए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बंद करता हूँ क्लास। बाय सर।
बाय बेटा, बाय बाय।